नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का खरा सौदा में। एक नए हफ्ते की शुरुआत। पिछले हफ्ते निफ्टी में लगभग 1% की तेजी आई, ग्लोबल बाजारों में अच्छी तेजी आई। और इतने शॉर्ट्स का मतलब क्या है? क्या हम फिर से एक शॉर्ट कवरिंग रैली इस हफ्ते के लिए भी देख सकते हैं? तमाम सारे क्यूज डिस्कस करेंगे। एक बार चलिए पहले 4 बड़े ट्रिगर्स पर नजर डाल लेते हैं जो आपकी ट्रेड स्ट्रैटेजी बनाने में मदद करेंगे। तो पहला जो ग्लोबल मार्केट से है, 5वें दिन आप यूएस मार्केट में तेजी देख रहे हैं। क्या शानदार तेजी ग्लोबल मार्केट्स में आपको पिछले हफ्ते भी देखने को मिली है। निफ्टी की बात करें तो वो 450 के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखना होगा कि और क्या गैप अप के बाद कितना चेस करने की सलाह हमारे एक्सपर्ट्स देते हैं। नंबर्स जहां जहां आ रहे हैं, एनआईआई 12% बढ़ी है एसबीआई की, उम्मीद के मुताबिक नतीजे रहे हैं। और आगे बैंक्स में ट्रेड क्या बनता है। एक टाइट रेंज में तो इंडेक्स ने रेंज में ट्रेड किया है लास्ट वीक, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बैंक्स में क्या होगा। और साथ ही जहां जहां नंबर्स हैं, डीवीज में, एक्साइड में, बीपीसीएल, यहाँ पर क्या नजर होना चाहिए। बड़ा रनअप भी आया है ऑल मार्केटिंग काउंटर्स में, लेकिन अब भी कितनी तेजी बाकी है। और जो प्राइमरी मार्केट से नए जो आईपीओ खुले हैं उन पर क्या क्या एक्शन हो सकता है। चलिए, ये तो हुई 4 बड़े ट्रिगर्स की बात। लेकिन गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग डिम्पी। बाजार तो खुश है ही, साथ ही क्रिकेट लवर्स खुश हैं। विराट कोहली ने क्या अब तो सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, वो भी खास अपने बर्थडे के दिन। क्या जबरदस्त बर्थडे गिफ्ट उन्होंने रिटर्न गिफ्ट अपने चाहने वालों को दिया है। गुड मॉर्निंग प्रियंका एंड डिम्पी। कल का मैच मतलब मैं टैक्सी से कहीं जा रहा था तो जो टैक्सी ड्राइवर है मुझे उससे हाथ जोड़ के कहने लगा, भाई साहब आप गाड़ी चला लीजिए, मैच बाद में देख लीजिएगा। क्योंकि चलाते चलाते मैच देख रहे थे, ये हाल था। हर जगह आदमी स्क्रीन से चिपका हुआ था। और मैच भी बहुत ही शानदार था। चाहे बैटिंग लाइनअप देखें, बॉलिंग देखें, इस समय इंडिया की जो टीम है बहुत जबरदस्त फॉर्म में है। बिल्कुल, वो ऐसे बाजार के ऐसे सेक्टर की तरह है जिसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं। और कोहली से उम्मीद भी बहुत जबरदस्त थी। किंग कोहली के नारे जो हैं वो पूरे ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे और ऑफ कोर्स वानखेड़े में सुनाई दे रहे थे। और उन्होंने अपने बर्थडे के दिन अपने चाहने वालों को निराश नहीं किया और सचिन तेंदुलकर के ओडीआई की तरह 49th शतक की बराबरी की। तो बहुत ही शानदार मैच। और अब इंडिया सेमीफाइनल में आ चुका है। डिम्पी, आपने मैच देखा? दिल्ली में क्या गहमा गहमी थी मैच की? हाँ बिल्कुल अजय, मैंने मैच देखा। हालांकि मैं बहुत बड़ा क्रिकेट लवर तो नहीं हूँ, बट हाँ क्योंकि कल इंडिया का मैच था तो इसलिए थोड़ा देखना बनता था। लेकिन ये एक तरफा हो गया अजय। वो तो पहले ही कुछ घंटों में पता लग गया था कि इंडिया पूरी अच्छे से जीतने वाला है। तो मतलब कोई एक्साइटमेंट, मेरे लिए तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गया था। बट हाँ, जो क्रिकेट लवर है उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा है। श्रीलंका को भी और साउथ अफ्रीका को, दोनों को ऐसी धूल चटाई कि आप देखते ही रह गए सब लोग। निब्बी, देखिए कई बार क्या होता है ना, कुछ ऐसे सेक्टर्स होते हैं बाजार पे आपकी नजर आती है जो ऑब्वियस लॉन्ग हो जाते हैं। आपको बड़े बड़े ब्लॉक डील्स वहां दिखाई देते हैं इंस्टीट्यूशंस के, आपको अर्निंग्स वहां दिखाई देते हैं, आपको मैनेजमेंट की कमेंट्री, आगे की गाइडेंस बहुत मजबूत आने लगती है उन सेक्टर्स की। और उसके बाद जब ब्रेकआउट करते हुए स्टॉक्स नजर आते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वहां पैसा नहीं बनेगा। तो वही वाला हाल हो गया था, वन साइडेड था। सारे इंडिकेशंस थे कि इंडिया का फॉर्म यहां भी नजर आएगा और जीतेगी इंडिया। श्रीलंका सारे मजबूत टीमों के अगेंस्ट जीत रही है। तो इस वजह से और ज्यादा केस स्ट्रांग हो गया है कि सेमीफाइनल ही नहीं, हमारा एक बहुत मजबूत केस मेन वर्ल्ड कप के लिए भी हो चुका है। लेकिन देखिए, यहां पे तो चौके छक्के लग ही रहे हैं, लेकिन बाजार में भी कम चौके छक्के नहीं लग रहे हैं। और ये बात शुरू हुई है ग्लोबल मार्केट से। इंडियन मार्केट एक्चुअली प्रियंका आप थी नहीं, आपको मिस किया डिम्पी ने, हमने सबने स्टूडियोज में। मैंने भी बहुत आप मिस दिल्ली में छुट्टियां मना रही थी अपनी। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स डिम्पी ने ठीक करवा दी है उसके बाद से। अगर आप देखें, ग्लोबल मार्केट में एक शानदार रिस्क ऑन का माहौल बन गया है। और इंडियन मार्केट ग्लोबल मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एक बैरियर बना हुआ था। लेकिन हुआ क्या, आप जब छुट्टी से लौट के आई हैं तब तक करीब 60 बेसिस पॉइंट यूएस की बॉन्ड यील्ड्स घट गई हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव है। और ये नहीं, सोने पे सुहागा डॉलर इंडेक्स जब आप गई थी, आप 107 पे छोड़ के गई थी। 106 के पास, 105 के नीचे, ऑल इन कंट्रोल। उसके बाद ब्रेंट क्रूड आप कितने में छोड़े गई थी? कहां 85 पे आ गया। 90 के आसपास ही था। तो और 85 आ गया बॉन्ड यील्ड, आपका डॉलर इंडेक्स, ये सारी चीजें नरमी का संकेत है। कल ऑफ कोर्स जॉब्स डेटा भी आया था, कमजोर आया है उम्मीद से। और इसकी वजह से जो 14-15% उम्मीद रह गई थी कि शायद दिसंबर के महीने में जो फेड पॉलिसी मीट होगी उसमें एक रेट हाइक आ सकता है, वो उम्मीद भी धराशायी हो गई। तो ये सारी चीजें, ग्लोबल रिस्क ऑन का माहौल है। यील्ड नीचे, बॉन्ड यील्ड्स नीचे, डॉलर इंडेक्स नीचे, क्रूड नीचे। ये देखिए, डिम्पी ने बहुत ही प्यारा चार्ट बना के दिया है कि यूएस बॉन्ड यील्ड कैसे टॉप आउट हुई और गजब से गिरी आई है। डिम्पी, अगर आप ऐसा ही चार्ट
डॉलर इंडेक्स का भी दिखा दें तो मैं अपने व्यूअर्स को बता पाऊंगा, क्योंकि ये 3-4 चीजें ध्यान देने लायक हैं। ग्लोबल मार्केट में बहुत ज्यादा गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है, ज्यादा मैक्रो में फिर आपका बाजार छूट जाएगा, लेकिन 2-3 चीजें ये इंपॉर्टेंट होती हैं। डॉलर इंडेक्स भी टॉप आउट हो गई है, ब्रेंट भी, ये देखिए डॉलर इंडेक्स का इन्होंने चार्ट बना के दिया, ये देखिए लास्ट का हिस्सा देखिए आप, कैसे लाल बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, और क्रूड भी निकाल के ले आई है। इन तीनों की वजह से ग्लोबल रिस्क ऑन को इससे मजबूती मिल रही है, माहौल सुधर रहा है, और इसका फायदा भारतीय मार्केट और इमर्जिंग मार्केट्स को भी मिलेगा। और आज सुबह देख ही रहे हैं आप, जबरदस्त तरीके से हरे निशान में पूरा एशिया ट्रेड कर रहा है। ये देखिए, ये क्रूड का चार्ट है, और ब्रेंट क्रूड भी ऊपर से टॉप आउट होकर 95-97 के करीब पहुंच के, और आपको एटलीस्ट मेरे को तो बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है प्रियंका, ये सारी चीजें तब हो रही हैं जब अनफॉर्चुनेटली दुखद बात यह है कि ऑन ग्राउंड हमास इजराइल मामला एस्केलेटेड है, एलिवेटेड है, बढ़ा हुआ है, कोई कम नहीं हो रहा है। उसके बाद भी सबसे बड़े इंसाइडर क्रूड और जियोपॉलिटिक्स के दो हैं, क्रूड और गोल्ड। गोल्ड ऑफ कोर्स थोड़ा रिबाउंड कर गया है, लेकिन क्रूड नहीं चाहिए, क्रूड को तो $100 के पार होना चाहिए था, बिल्कुल, बट हुआ नहीं। तो इसका फायदा एक जबरदस्त, एकदम क्रैकर्स वाली, एकदम शानदार आतिशबाजी वाली दिवाली हमारी लग रहा है बनेगी। चलिए, आतिशबाजी वाली दिवाली पिछले हफ्ते से जो बनती आ रही है, जिस तरह की चाल हमें पिछले हफ्ते भी इनफैक्ट इंडेक्स पे दिखी, स्मॉल कैप मिड कैप फिर से आप 2-2.5% सर्ज हुए। अब भी कितने शॉर्ट्स हैं अजय सिस्टम में, तो क्या मानना चाहिए इस हफ्ते के लिए भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली दिख सकती है? अब तो ये दिवाली वीक है, फेस्टिव वीक है अब तो ये। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि थर्सडे का लोज, मैं बार बार उस पॉइंट पे जा रहा हूँ डिम्पी, अगर आप वो थर्सडे के लोज से निफ्टी को और थर्सडे के लोज से स्मॉल कैप या बैंक निफ्टी को दिखाएं तो अपने व्यूअर्स को बता पाऊंगा, बिलीव करेंगी हम 6.5% स्मॉल कैप इंडेक्स पे थर्सडे के लोज, जो पैनिक लो बना था 18,800 वाला, अपॉर्चुनिटी बाइंग थी। कितनों ने हाथ चलाया, जो स्वदेश में देखते हैं उन्होंने जरूर हाथ चलाया होगा, लेकिन ये देखिए थर्सडे के लोज से ये निफ्टी रिबाउंड कर चुका है। अब हाथ नहीं आएगा, आज खुलेंगे ये 19,500 के करीब, तो आप करीब करीब 600 पॉइंट का निफ्टी रैली तो मिस कर चुके हैं। बैंक निफ्टी भी देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप देखिए, जिसने हाथ चलाया उसके पैसे बने, बिल्कुल, और जो डर गया समझो मर गया। ये तो गब्बर सिंह बहुत पहले कह के गए थे, डर के आगे जीते करना चाहिए। ये देखिए 43,300, आज हम खुलेंगे ही 43,500 के आसपास बैंक निफ्टी में, तो बढ़िया गैप अप है। हम ये नहीं कह रहे कि आप गैप अप पर कूद जाइए, बट बाय ऑन डिक्लाइन हो क्या रहा है बाजार में, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं। ग्लोबल का तुमने आपको बताया, लेकिन आपने एसबीआई के नंबर देखे होंगे, शानदार नंबर आए हैं, उम्मीद से ऊपर नीचे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरी तिमाही के नंबर्स अभी तक अच्छे रहे, या तो इनलाइन या अच्छे, कोई बहुत बड़ा हाउलर नहीं है, कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं हो गया कि बहुत ही खराब, या किसी मैनेजमेंट ने आके बहुत बड़ी नेगेटिव गाइडेंस नहीं दी है। दूसरी तरफ मैक्रोज अच्छे हैं, त्योहारी सीजन की बाइंग, मैं बात कर रहा था विजय सेल्स में कुछ बड़े सीनियर मैनेजर्स से ओवर द वीकेंड, कह रहे हैं साहब बड़े टीवी, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन धड़ल्ले से बिक रहा है माल, और ये पूरे देश में हाल है अक्रॉस कैटेगरीज। अपने ऑटो सेल्स के आंकड़े देखे होंगे, उम्मीद से बेहतर आए हैं, तो ये एक तरह का इंडिकेटर है कि ऑन ग्राउंड भी पैनिक नहीं है, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है इकोनॉमी में, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है आपकी अर्निंग्स में। करना क्या है इस हफ्ते, अगर आप लॉन्ग ट्रेड्स राइड कर रहे हैं तो जल्दबाजी मत करिए बहुत काटने की, क्योंकि एफआई का डेटा डिम्पी ने ऑलरेडी आपको बताया था, मल्टी ईयर लोज पे लॉन्ग पोजीशन चले गए थे, वहां से अक्सर रिबाउंड करता है। आपको लास्ट वीक हमने बताया था, वही है, रिबाउंड को बल मिलेगा। लॉन्ग ट्रेड्स को ट्रेल करिए, काटिए मत जल्दीबाजी में। शॉर्ट तो भूल जाइए, क्योंकि एफआई की सेलिंग के बावजूद भी डोमेस्टिक बाइंग इतनी मजबूत है, हमारे डीआईएस 1.25 लाख करोड़ कैश पे बैठे हुए थे, वही सब कैश आ रहा है कि बाजार अच्छी खासी एफआई बाइंग के बावजूद घटा नहीं पिछले 10 दिनों में, तो मोमेंटम साथ दे रहा है। लॉन्ग ट्रेड्स को आप ट्रेल करिए, उसी में बुद्धिमानी है। लेकिन एक रेफरेंस के लिए मैं बता दूं कि थर्सडे के लो के आसपास एफआई की लॉन्ग पोजीशन घट घट के 12-13% के करीब चली गई थी। स्प्रिंग इतनी दबी हुई थी कि थोड़ी सी चिंगारी मिलेगी, जोर से जम पाएगा, वही हुआ है। सेलिंग अब्सॉर्ब भी होती दिख रही है। फ्राइडे को आप नंबर देखें तो कितना छोटा सा था, माइनर, बिल्कुल माइनर। जो शुरुआत हुई थी ना 2-2.5 करोड़ की पीक थी एफआई सेलिंग, वो घट घट के 300-400 करोड़ के आसपास आ गई थी। और ये जो मैक्रो में चेंजेस आए ना प्रियंका, इसकी वजह से ये बाइंग में बदल भी सकती है और ये फ्लैटन आउट हो सकती है। तो एफआईएस को बहुत ये एफआईएस की जो लॉन्ग पोजीशन घट के 12% आ गई थी और शॉर्ट बढ़ गई थी, वहां से आज हम बातचीत एफएनओ की शुरू करेंगे, क्योंकि वही लोग कवर करने आएंगे। यहां से भी एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की संभावना बन रही है। लेकिन डेटा क्या कहता है, पीक ऑफ नेगेटिविटी जो थर्सडे के लोज पर आई थी कि लॉन्ग पोजीशन एफआई घट के 12-13% चले गए थे और 85-87% शॉर्ट्स थे, वहां से
पिछले 1-1.5 हफ्ते से क्या बदला है एफएनओ में, डिम्पी? अजय, पहले तो बहुत शुक्रिया। और आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि दुखती रथ को छेड़ा है, और वो पॉइंट को छेड़ा है जहां से पूरा बाजार या तो टर्न अराउंड करेगा या तो इसी जगह से बाजार अपना बेस फॉर्मेशन कर देगा। देखिए, बेस के साइन तो मिल गए आपको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। बाजार ने अच्छा रिकवर किया। अभी आपने चार्ट्स के जरिए भी क्लियर करवाया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुल बैक स्ट्रॉन्ग है। एसबीआई एक बड़ा नंबर आना था, वो भी आ गया, और वो भी काफ़ी हद तक बाजार के फेवर में ही नंबर लेके आया है। मैं एफआईज के नंबर से शुरू करता हूं। देखिए, 12-13% तक अप्रॉक्सिमेटली चले गए थे वो, लेकिन अभी 17.5% पे आ गए हैं वो। इसमें दो चीजें हैं। क्या बाजार में बहुत तेजी से एफआईज लौट रहा है? उसका जवाब है ना। क्या बाजार में बहुत तेजी से एफआईज वापस माल बेच रहा है? उसका जवाब भी है ना। एफआईज बेचना बंद कर चुका है। और ये बात हमने आपको पिछले हफ्ते कही थी कि 13% पे आके एफआईज के हाथ से बाजी निकल चुकी है बेचने की। अब वो बेचेंगे नहीं। इंडिया जैसी सबसे बड़ी ग्रोथ वाली मार्केट के अंदर अगर वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को सिर्फ 12-13% रखेंगे और 85% शॉर्ट रखेंगे, तो फिर वो जाएंगे कहां पे? तो इसलिए ये बात बिल्कुल समझ में आ रही थी कि वो बेस तो बन रहा है, लेकिन बेस के बाद जो एक स्पीड चाहिए और एक पुल बैक चाहिए होता है ना बहुत जोर का, वो थोड़ा एब्सेंट है। और उस एब्सेंट होने की वजह भी एफआईज है, और प्लस मैं थोड़ा सा बोलूंगा कि उसके अंदर वॉल्यूम भी कम है। हम सीरीज के अंदर आ तो गए हैं अच्छे ओपन इंटरेस्ट के साथ, लेकिन अभी भी शॉर्ट्स वालों का थोड़ा हिम्मत है वो, क्योंकि आप अभी नोटिस करवा रहे थे इजराइल वाला मामला या इक्का दुक्का और ऐसी चीजें छुटपुट अभी चल रही है, पता नहीं कब रौद्र वापस धारण कर ले, इसलिए ये थोड़ा सा बना हुआ है। हालांकि इंडिया विक्स ने ये आपको इंडिकेट कर दिया है कि डरने घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने शॉर्ट्स को थोड़ा कवर भी कीजिए, और हमने तो पिछली बार कई बार बताया कि एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग जिन्होंने मंदी कर रखी है वो कर ले अपनी पूरी। अभी प्रियंका ने एक बात और उठाई कि एफआईज का नंबर छोटा हो गया। देखिए, एफआईज दो जगहों पर अपने नंबर्स को छोटा कर देंगे, या तो एक्सट्रीम लॉन्ग हो जाएंगे या तो एक्सट्रीम शॉर्ट हो जाएंगे। वहां पर आके नंबर छोटे हो जाएंगे उनके, और नंबर छोटे होने से ही आप रिवर्सल का साइन देखेंगे। ये 1-2 दिन 3 दिन तक आपको ऐसे नंबर्स दिखेंगे। हो सकता है जब हम 20-22-23% के आसपास की लॉन्ग पोजीशंस देख लें तब हम कंसोलिडेशन में चले जाएं। अभी भी हमारे पास रूम है कि हम एक राउंड की शॉर्ट कवरिंग कर सकते हैं। अब आपने पॉइंट उठाया एफआईज का और इन सब चीजों का, तो मैं इसको निफ्टी के साथ भी कनेक्ट करता हूं। देखिए, निफ्टी ने जहां पे सपोर्ट लिया है वो 19,000 का खेमा है। मैं एग्जैक्ट 19,000 नहीं बोल रहा, लेकिन 19,000 हमने कई बार आपको नोटिस कराया था कि साइकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, और 18,900 टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से पुल बैक होके आए, 2-3 दिन से लगातार शॉर्ट कवरिंग मिल रही है। इस बीच एक दिन हमको फ्रेश लॉन्ग भी मिला। तो लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग ये दोनों का कॉम्बो दिख रहा है, और ये अच्छा साइन है। सिस्टम में से शॉर्ट्स थोड़े कम हुए हैं, पोजीशंस जो शॉर्ट्स की बनी हुई थी थोड़ी लाइट हुई हैं। अब आपके लिए क्या है कि रेजिस्टेंस है 400 का। आज भगवान की कृपा से हो सकता है 19,400 के ऊपर ही खुले, तो आपने दो गैप क्रिएट कर दिए। पहला 19,200 को भी गैप के साथ पार किया, 19,400 को भी गैप के साथ पार करेंगे। अगर एक गैप बन जाते हैं ना, तो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है। टेक्निकल्स वाले जानते हैं इसको। गैप पे लोग फंस जाते हैं और उसके बाद उनके हाथ पांव फूलते हैं जो शॉर्ट करते हैं, और फिर वो शॉर्ट कवरिंग लेके आते हैं। लेकिन मेरा मानना भी ऐसा है कि आज की गैप, क्योंकि हफ्ते का पहला ही दिन है, ये लास्ट डे होता तो जरूर बहुत काम आता, लेकिन फर्स्ट डे तो इसलिए मेरे को थोड़ा और ध्यान देना होगा। 19,400 और 500 रेजिस्टेंस एरिया बरकरार रह सकता है। 19,100 और 19,000 अब आपके लिए नया सपोर्ट बन चुका है। जिन्होंने यहां पे पोजीशंस लगाई हैं, जो अजय आपको बता रहे थे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाओ, ये वही स्टॉप लॉस है। चाहो तो 200 का भी आप रख सकते हो। ये मोटा मोटी निफ्टी है। मैं लगे हाथ बैंक निफ्टी भी आपको बता देता हूं, फिर आप शेयर्स के बाद में आ जाएंगे। बैंक निफ्टी के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और ये अच्छा साइन है कि बैंक निफ्टी भी शॉर्ट्स कर रहा है। एक पॉइंट और मैं बैंक निफ्टी के अंदर नोटिस करूंगा कि बैंक निफ्टी में अब एचडीएफसी की इंपॉर्टेंस थोड़ी पॉजिटिव साइड पे है। आज एसबीआई थोड़ी हेल्प कर सकता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो 43,300 स्पॉट, 43,500 फ्यूचर्स, ये दोनों हैं, ये 43,800 और 44,000 की तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, जितनी तेजी से हम गिरे, बैंक निफ्टी उतनी तेजी से रिकवर नहीं कर रहा, लेकिन चांसेस है कि रिकवर और करेगा। तो इसलिए आप थोड़ा अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखिए। 43,800 तक तो मान के चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी एक रेंज बनी हुई है 42,800 से 43,800। किसी भी लेवल की तरफ पार होने पर आगे सौदे हम बनाएंगे। फिलहाल के लिए ऑप्शंस वाले भर भर के कॉल्स लेना चाहे तो ले सकते हैं। हमने पिछले 2-3 दिन से उनको नोटिस भी करवाया, अच्छी कॉल्स भी दिलवाई हैं, और आपको अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।
ये तो बात इंडेक्स पे हुई डिम्पी, क्योंकि पिछले हफ्ते बैंक निफ्टी बड़ा एक रेंज में ही रहा, 800-900। इंडेक्स तो खैर ज़्यादा बुलिशनेस नहीं दिखाई, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो। लेकिन आप एसबीआई के नंबर्स के बाद किस तरह का रुझान दिख सकता है, कैसा डेटा पॉइंट्स निकल कर आए हैं बैंक निफ्टी पे, और साथ ही अपने 2 स्टॉक्स भी बताएं जिस पर आज नजर रखनी चाहिए। देखिए, बैंक निफ्टी का जैसे मैंने थोड़ी देर पहले पॉइंट क्लियर किया, क्योंकि आपने एसबीआई वाले बात छेड़ दी है तो मैं इसलिए उसके साथ एक पॉइंट और जोड़ देता हूं। देखिए, 3-4 वेटेज वाले ही शेयर्स हैं। कोटक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, एसबीआई है और एचडीएफसी है। 12 शेयर में से 5 शेयर हैं जिनके पास सारी पूरी पड़ताल है, और इसमें सबसे बड़ा एचडीएफसी है। आप अपनी स्क्रीन पर 2 शेयरों को आज लगा के रखो अर्निंग के हिसाब से एसबीआई। और एक और पॉइंट, कई बार ना अर्निंग से पहले ही शेयर में पता लग जाता है कि पोजीशनिंग कैसे बन रही है। वो डिलीवरी डाटा आप चेक करेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें पोजीशंस 2-4 दिन में कैसी बनी है। तो आप एसबीआई के अंदर डिलीवरी डाटा 2-4 दिन में थोड़ा इंप्रूव हो के आया है, तो मैं एसबीआई के साथ आज बैंक निफ्टी को कनेक्ट करके थोड़ा ठीक समझता हूँ। दूसरी बात, आपने दो शेयर पूछे, उसमें से पहला शेयर होगा गोदरेज सीपी का। देखिए, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सामने दिवाली खड़ी है, और इस समय क्या है, चर्निंग हो रही है मार्केट के अंदर। तो कंज्यूमर वाले जो शेयर्स हैं ना, वो आपको थोड़े चलते हुए दिखेंगे। चार्ट जैसे आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा गोदरेज सीपी का, तो आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात कहना चाहता हूं। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट है टिपिकली, और बहुत अच्छे वाला ब्रेकआउट है, और वॉल्यूम के साथ भी ब्रेकआउट है। तो गोदरेज सीपी पे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये एक स्ट्रांग मोमेंटम वाला शेयर गोदरेज सीपी, यहाँ पे ताज़ा खरीदारी हो रही है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, 40 से 50 रुपए आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा शेयर होगा मेरी तरफ से, वो होगा अबोर्ड इंडिया का। आप यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, अबोर्ड इंडिया में ब्रेकआउट होना बाकी है, अभी हुआ नहीं है, ब्रेकआउट होगा। दूसरा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग डीएमए के ऊपर ये चार्ट है। इसके अलावा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसके अंदर भी, और आप चाहें तो इसके अंदर कम से कम 1000 रुपये कमा सकते हैं, क्योंकि 20-22 हज़ार का शेयर है, इसलिए 1000 से 2000 रुपये तक आपको कमाने का पूरा चांस बनता है। तो हमारी तरफ से 2 शेयर हो गए हैं, पहला है गोदरेज सीपी, दूसरा है अबोर्ड इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शानदार वीक की शुरुआत करते हैं अपने होनहार पैनलिस्ट के साथ। प्रशांत सावंत और नितेश पांचाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। प्रशांत, आज सुबह सुबह आप आए हमारे साथ, इसलिए मैं शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। जो माहौल बन रहा है मूड का, जैसे क्रिकेट में दिखाई दे रहा है कि जो इंडियन टीम है वो जबरदस्त ब्रेकआउट फेज में दिखाई दे रही है। छोटा हो बड़ा हो, हर टीम को मैच तो जिता ही रहे हैं, लेकिन थोड़े से जो क्रिकेट लविंग हमारे जो जनता है वो कह रहे हैं यार इतनी जल्दी इतनी फटाफट आजकल मैच सिमट रहे हैं। तो ये जो फॉर्म है ये क्या भारतीय मार्केट में भी नजर आएगा? यहाँ ग्लोबल मार्केट का ऑलरेडी मूड सुधर रहा है, बाजार में माहौल चिंताजनक था जो धीरे धीरे सुधर रहा है शॉर्ट से सिस्टम में। क्या एक बढ़िया कॉकटेल है ये दिवाली तक, क्रैकर दिवाली की? जी अजय जी, प्रियंका, डिम्पी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो एक बात तो आपने बिल्कुल सही कही, मैचेस बहुत शॉर्ट हो रहे हैं। मैं खुद वानखेड़े पे इंडिया लंका के लिए गया था, बट जो सेकेंड इनिंग थी वो शुरू होते ही खत्म हो गई और बहुत जल्द करा गए। तो कल भी वही हुआ। तो डेफिनेटली इंडियन टीम बहुत अच्छे फॉर्म में है। जहां तक निफ्टी की बात है, अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, हम हाई बनाए थे 20,300, 20,300। वहां से हमने एक 1500 पॉइंट की गिरावट देखी 18,800 तक। अब एक पुल बैक जो आया है करीबन 500-600 पॉइंट का आया है। अब मुझे लग रहा है कि अगर हम 19,500 तक फ्यूचर्स आए, ये एक अहम लेवल होगा। अगर हम इसके ऊपर क्लोज हो जाए, आज मुझे लग रहा है आज के गैप अप में ऑलमोस्ट हम उस लेवल पे आ रहे हैं 19,480, 19,520। ये एक अहम जोन है फ्यूचर्स में। हम इसके ऊपर अगर क्लोज हो तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी और स्ट्रेंथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक मेरी राय होगी वो ये होगी कि जिनके पास लॉन्ग्स हो, गैप अप के पीछे मत आप ट्रेल कीजिए, और आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए वो होना चाहिए 19,300 फ्यूचर्स में। और उसी के सामने बैंक निफ्टी की जहां तक बात है, जब तक हम फ्यूचर्स में 44,200 के ऊपर नहीं जाए, 44,200, मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। क्योंकि आज मुझे लग रहा है एसबीआई के नतीजों को मद्देनजर रखते हुए एक अच्छी गैप अप मिल सकती है। एक बार हम 44,200 के ऊपर क्लोज हो जाए, तब मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पुल बैक दे सकता है। तो तब तक मुझे लग रहा है वेट कीजिए फॉर अ क्लोज अबाउ 44,200 और निफ्टी फॉर अ क्लोज अबाउ 19,520। दोनों ही फ्यूचर्स के लेवल होंगे। बात है, बढ़िया। मितेश जी, आपको एक अच्छा वीकेंड मिला सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए। क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आप तो इस समय अलग ही फॉर्म में हैं, आपके बहुत बढ़िया स्टॉक्स चल रहे हैं।
मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग रिंकू जी और पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को भी गुड मॉर्निंग। आपने बहुत ही ब्यूटीफुली नैरेट किया है कि अभी जब इंडिया उतरती है खेलने के लिए तो वो जीत पक्की है। ऐसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि इन स्टॉक मार्केट द ओनली थिंग विच इरोड वेरी क्विकली इज कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस बहुत क्विकली इरोड होता है हमारे बाजार में। तो अभी जो बेयर्स है उसका कॉन्फिडेंस बहुत क्विकली इरोड होता है और अभी जो गैप अप है वो अमूमन एक 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 नॉर्मल प्रैक्टिस सी हो गई है। तो 3 स्टॉक आए हैं रडार के ऊपर। 15 से 16 वीक का कंसोलिडेशन होने के बाद ब्रेकआउट मिला है। सबसे पहले हमें लग रहा है कि सीमेंट पैक में बहुत ही स्ट्रॉन्ग री रेटिंग होगी, इसलिए पहला हमारा स्टॉक आज का पसंदीदा है जेके लक्ष्मी सीमेंट। 747 का क्लोज है। 720 के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है। 675 के स्टॉप लॉस से लेना है। पहला टारगेट 834 का रहेगा। दूसरा है विद इन द लिकर स्पेस। हमें लग रहा है कि यहाँ पे रेडी को खैतान में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव ऑन द कार्ड है। 1280 के ऊपर वीकली और मंथली चार्ट, जो कि बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होती है ये चार्ट के लिए स्पेशली, वहां पे ब्रेकआउट मिला है। तो 1175 के स्टॉप लॉस से रेडी को खैतान लेना है 1485 के टारगेट के लिए। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट रेमन। रेमन में एक बहुत ही शानदार हमने बारी देखी है, उसके बाद स्टॉक कंसोलिडेशन में गया। तो रेमन के अंदर 1850 के ऊपर क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर एक ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है, जो अगेन बहुत रेयर है। तो रेमन के अंदर बाइंग की जा सकती है। 1682 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 2057। ठीक है, तो ये तो हो गई मिथिलेश की कॉल्स। रेमंड पे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर इनफैक्ट हमारे पास भी जब सीएफओ आए थे उन्होंने बात की थी, बहुत बार पहले बात हुई कि इंजीनियरिंग बिजनेस से उनके जिसका आईपीओ आएगा उससे एक वैल्यू अनलॉकिंग पॉसिबल है। अब आपको ऊपर के टारगेट्स 2000 के पास नीचे आकर अब फिर से एक चाल जो शुरू हुई है 2000 के भी पार दिखती है। ठीक है, प्रशांत आप भी अपने ट्रेडिंग आइडियाज बता दें। जी प्रियंका, फर्स्ट पिक मेरा होगा IRFC। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पुल बैक आया है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 65 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस 65। मैं टारगेट देख रहा हूँ करीबन 84 85 85 84 के इर्द गिर्द। नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक वेरी स्ट्रॉन्ग वीकली एंड डेली ब्रेकआउट जो शुक्रवार को हुआ, जोमैटो। और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 105 105 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस। मुझे लग रहा है कि अब ये रैली जो होगी वो करीबन 130 35 तक जा सकती है। ओवरऑल मुझे लग रहा है अब ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के हिसाब से एज वेल एज एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से दोनों में ही फिट बैठ रहा है। सारे नंबर्स के बाद कई ब्रोकिंग फर्म्स के 160 165 तक के टारगेट्स हैं और अब ये टेक्निकल रडार पर भी प्रशांत के आ रहा है। ठीक है, सारी टेक्निकल पिक्स हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की हो गई हैं, लेकिन अब बड़े नंबर्स को डिस्कस करते हैं। बड़े नंबर्स में पहला SBI नंबर पोस्ट जरूर लेट करता है लेकिन धमाकेदार नंबर। अजय, आपको याद होगा दिनेश खरा जी का इंटरव्यू जो उन्होंने निकुंज के साथ किया था, क्लियरली क्रेडिट ग्रोथ की जो बात की थी उसी बैंड में है। जिस तरह के कॉर्पोरेट लोन्स की वो बात कर रहे हैं वो डिसबर्स करने वाले हैं, यानी किस तरह की विजिबिलिटी दिखती है बैंक्स के लिए, बड़े बैंक्स के लिए। देखिए SBI अगर खास तौर पर बात करें बहुत ही शानदार नंबर आया है और हमें ये देखना जरूरी है कि किस कॉन्टेक्स्ट में आया। स्टॉक थोड़ा सा सॉफ्ट है अगर हम देखें, इसका रिजल्ट लेके आइए आप। पहले जबरदस्त NII ग्रोथ, एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट। आप ये कह सकते हैं कि भाई साहब मार्जिन में थोड़ा दबाव देखने को मिला है, लेकिन जो स्ट्रीट है वो बहुत ज्यादा दबाव की उम्मीद कर रही थी, उससे कंपैरिजन में NIMs में कम दबाव आया है। तो पहली बात। दूसरी बात, जिस बेस पे ये लोन ग्रोथ ग्रो कर रहा है, अपनी 12% की ग्रोथ हमने देखी है इसकी, कमेंट्री बहुत दमदार है। तो इतनी बहुत बढ़िया रिजल्ट है मेरे हिसाब से। इंटरनल्स बहुत अच्छे हैं, अपग्रेड्स ब्रोकरेजेस के आना शुरू हो गए और स्टॉक रिलेटिवली बैंक निफ्टी से अगर लेके आइए डायरेक्टर साहब, आप चार्ट को लेके आइए लास्ट 6 महीने साल भर के, कि SBI ने थोड़ा सा सॉफ्ट परफॉर्म किया है। ये देखिए चार्ट आएगा, 2 क्वार्टर से बिल्कुल नहीं चला। 6 महीने से स्टॉक फ्लैट है। ये जो अब जब भी बैंक निफ्टी चलना शुरू करेगा और बैंक्स ओवरऑल थोड़े सॉफ्ट हो गए थे, चाहे नतीजे कैसे भी आए, लेकिन SBI का केस बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और दूसरा कंफर्ट भी दे रहा है। जिसने SBI नीचे से 250 रुपए से 500 के ऊपर तक का राइड किया है, बीच में बाय ऑन डिप्स राइड किया है, उन सबको कॉन्फिडेंस आएगा कि इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस ऑन द टेबल और स्टॉक में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस है नहीं, तो आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ये कंफर्ट देगा, मुझे ऐसा लगता है। ब्रोकरेजेस ने जिस तरह की कमेंट्री निकाली है और अपग्रेड जाना शुरू हो गया, अब 700 रुपए तक की बातें हो रही हैं, ये रिजल्ट स्ट्रीट अच्छी तरीके से लेगा फॉर श्योर। एक बार एक क्विक टेक चैट भी ले लेते हैं। प्रशांत, SBI के चार्ट्स क्या कह रहे हैं? अब 700 तक की तैयारियां बनेंगी?
जी, यहाँ पे अजय जी अगर मैं देखूँ तो एक जो गैप है डेली चार्ट पे, वो होगी करीबन 585, 586 से लेके ऑलमोस्ट 575 तक। तो ये गैप फिल हो जाएगा करीबन 500, हम मान के चलेंगे 590। बट इसमें अगर कोई बड़ा मूव आना है, साइजेबल मूव आना है, तो इसको 590 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देनी होगी, क्योंकि बार-बार हम देख रहे हैं 600, 590 इस लेवल तक जाके ये फिर से इसका जो मोमेंटम है वो टोटली फिज़ल आउट होके ये 550 तक आता है। तो मेरे लिए 590 के ऊपर, 600 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होना ज़रूरी है। ये हो जाए तो मुझे, क्योंकि वहाँ तक जाने के लिए जस्ट 3.5-4% दूर है। बट अगर उसके ऊपर क्लोजिंग हो तो मुझे लग रहा है एक रेंज ब्रेकआउट आ सकता है। तो फिलहाल हम एक पुल बैक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। टारगेट होगा 595, आप स्टॉप लॉस करीबन 570 तक रख सकते हैं। 595 के इर्द-गिर्द मैं लॉजिकली प्रॉफिट बुक करूँगा, क्योंकि 600 पे बार-बार इसने रिएक्ट किया। ठीक है, 600 पे आके बर आके रुक सकता है। 595 तक के टारगेट्स हैं। एक्चुअली वो गैप भी है जिसको फिल करने के लिए चला जाएगा, और ये गैप आपको इजीली विजिबल होगा अगर आप कोई भी डेली चार्ट लगा के देखते हैं एसबीआई का। तो एक और नंबर भी है जो मार्केट काफ़ी वेट कर रहा था, वो क्रूड के हलचल टर्बुलेंस के बीच में अपने नंबर लेके आया, वो था इंडिगो। अजय, आपने इंडिगो के नंबर भी रीड किए होंगे, देखा भी होगा, आप इसको कैसे समझते हैं? ये जो है ना रिवर्स है एकदम। अगर आप इंडियो के चार्ट को देखेंगे और जिस हिसाब से रिजल्ट्स आए हैं, जो खबरें आ रही हैं डिम्पी, इससे मामला डिफरेंट है। ये 2200 वाला 2500 क्रॉस हो चुका है ऑलरेडी, 300 रुपए चला है नीचे से। इनफैक्ट ये क्रूड के किसी भी भाव हो जाने के बावजूद स्टॉक नीचे तक चला है। एक बार को तो 95 डाल के आया है। नंबर्स जो है थोड़ा सा सॉफ्ट है, लेकिन नंबर्स पे इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट आएगा जो इनके इंजन वाला इशू बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से ग्राउंड होने की और ज्यादा अपने इनके जो एयरप्लेन्स हैं वो ग्राउंड होंगे, उसकी वजह से दबाव बन सकता है। इस स्टॉक ने अभी दो हेडविंड्स के बावजूद चला है नीचे से। एक है क्रूड का चलना, क्योंकि लोड फैक्टर बहुत अच्छा था, डिमांड बहुत अच्छी थी। उसके बाद दूसरा ओवरहैंग, जो एक प्रमोटर बड़ा माल बेचना चाहते हैं, खबरें बार बार आ रही हैं, उसके बावजूद ये 2200 के नीचे थे चल के 2550 का टॉप बनाया, और अब ये नेगेटिव खबर आ सकती है। तो मुझे बहुत ज्यादा, हालांकि ये वैल्यूएशन वाइज बहुत चीप है, करीब करीब 1 लाख करोड़ के एम कैप वाली कंपनी आपको 7-8 हजार करोड़ कैश प्रॉफिट करती है, तो 10 टाइम 11 टाइम में इस साइज की कंपनी मिलना इजी नहीं है। लेकिन ये इंजन वाला इशू थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव है नियर टर्म में, ऐसा मुझे लगता है। मितेश, चार्ट्स क्या कहते हैं इंडिगो के? डेफिनेटली देखिए, आप अगर गिरावट देखें तो 2627 से स्ट्रॉन्ग गिरावट आई है 2390 तक, और पिछले 7 से 8 ट्रेडिंग सेशन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है। हमारे हिसाब से उसका रीसेंट जो हाई था, जो लगाया था 31 अक्टूबर को 2519, तो उसके ऊपर स्टॉक ने अभी तक बंद नहीं दिया है। हालांकि उसको क्रॉस करने की इंट्राडे में जरूर उसने ट्राई किया है। तो आई थिंक आज के क्षेत्र में ये देखना होगा कि अगर आवरली चार्ट के ऊपर 2519 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बाय होगा, कि उसके बाद का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है वो सीधा आ रहा है 2614 का। तो डेफिनेटली आज आवरली चार्ट में अगर 2519 के ऊपर बन जाता है तो आई विल बी अ बायर। 2480 का स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट हम लोग रखेंगे 2570 का, दूसरा टारगेट 2614 का, और मुझे लग रहा है कि अगले 7 से 8 दिन में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिगो में आएगा। तो मेरे हिसाब से करंट लेवल के ऊपर बाय। ठीक है, तो आप इंडिगो पर यहाँ से बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं, लेकिन अब हमारी रिसर्च टीम को भी इंक्लूड करते हैं पैनल पर और ये समझने की कोशिश करते हैं कि बड़े नंबर्स ओवर द वीकेंड कौन से आए, कहाँ का न्यूज़ फ्लो, स्टॉक्स एंड न्यूज़ कौन से हो सकते हैं जो आज, जिन पर आज एक्शन देखने को मिल सकता है। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, पहले तो अर्निंग्स बताएं। एसबीआई के तो एक नंबर है ही, धमाकेदार आए, इसके अलावा और कौन कौन से बड़े नंबर आए और दूसरे कौन से नंबर आए? बिल्कुल, एसबीआई और इंडिगो पर तो अभी चर्चा हुई है। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू इंफ्रा के नतीजे काफ़ी अच्छे दिखाई दिए। आय में 28% की ग्रोथ, मुनाफा 88% बढ़ा कंपनी का। बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। ब्याज से आय में करीब 6% की ग्रोथ और मुनाफे में 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों में ही कंपनी ने गिरावट दर्ज की है। वेदांता के नतीजे भी काफ़ी मजबूत आए हैं। तिमाही दर तिमाही आय में
करीब 15% की ग्रोथ, कामकाजी मुनाफा 78% बढ़ा कंपनी का और मुनाफे से घाटे में आई, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखेंगे हम तो नंबर्स काफ़ी मजबूत नज़र आ रहे हैं। गोदावरी पावर यहाँ पर भी नंबर्स मजबूत हैं, स्पेशली अगर मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो 18% से बढ़कर कंपनी के जो मार्जिन के नंबर्स आए हैं वो 28% आए हैं और मुनाफे में 52% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। डिलीवरी के नंबर्स देखें तो वो कमज़ोर आ रहे हैं। आय में मामूली 8% की ग्रोथ है और इस बार भी कंपनी ने घाटा ही दर्ज किया है, करीब 102 करोड़ का घाटा कंपनी ने दर्ज किया है। इसके अलावा जेके सीमेंट, यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी मजबूत आए हैं। आय में 23% की ग्रोथ है और मुनाफा 58% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। आरती इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो नंबर्स स्ट्रॉन्ग ही हैं, स्पेशली अगर माफ़ कीजिएगा, आरती इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। मुनाफे में 26% की गिरावट कंपनी ने दर्ज किया और आय में भी 13% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। और आखिर में बात करते हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स की, यहाँ पर भी नतीजे मजबूत हैं। आय में 19% की ग्रोथ है और अगर मार्जिन भी देखेंगे तो वहाँ पर 12% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो नंबर्स आए हैं कैश सेगमेंट से, वायदा बाजार से, ज़्यादातर नंबर्स मजबूत नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हो गए स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स, इन पर भी हम पॉसिबल ट्रेड डिस्कस करेंगे। लेकिन आप ये भी बताएं कि आज कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो न्यूज़ में, जिनमें खबरें भी हैं आज? बिल्कुल, खबरों के चलते अगर देखें तो ज़्यादातर वो स्टॉक्स हैं जहां पर कि मैनेजमेंट कमेंट्री आई है और उसका असर आज स्टॉक पर पड़ सकता है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे टाइटन की। कंपनी ने FY24 के लिए जो मार्जिन गाइडेंस है वो 12 से 13% बरकरार रखी है। उनका कहना है कि डायमंड के प्राइसेस में जो नरमी आई है उसका असर कंपनी के मार्जिन में आने वाले 7 से 8 महीने में देखने को मिल सकता है। एस्कॉर्ट्स के भी मैनेजमेंट कमेंट्री है। उनका कहना है कि वॉल्यूम्स में FY24 में 10 से 15% की गिरावट देखने को मिल सकती है और जो क्षमता विस्तार का जो गाइडेंस है वो भी घटा दिया है। 300 से 350 करोड़ से घटाकर अब 200 से 250 करोड़ कर दिया है। रिलैक्सो के जो कमेंट्री आ रही है वो काफ़ी मजबूत है। उनका कहना है कि दूसरी छमाही में कंपनी आय में करीब डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करी और मार्जिन 14% से ज़्यादा की रह सकती है। नौसिल के कमेंट्स अगर देखेंगे तो थोड़े कमज़ोर साइड पे कमेंट्स आ रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरी तिमाही में चीन की तरफ से काफ़ी ज़्यादा डंपिंग देखने को मिली है और यूरोप में भी जो टायर सेगमेंट के लिए मांग है वो कमज़ोर नज़र आ रही है। इंडिगो के अगर कमेंट्स हम देखेंगे तो यहाँ पर भी थोड़े जो कमेंट हैं वो नेगेटिव साइड पर हैं। सप्लाई चेन को लेकर उनका कहना है कि काफ़ी सारी चुनौतियाँ दिख रही हैं और काफ़ी और ज़्यादा विमान भी ग्राउंडेड होने की संभावना है। अब तक करीब 40 विमानों की ग्राउंडेड है, इसके अलावा भी संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। कैंपस एक्टिववेयर कंपनी का लॉक इन पीरियड खत्म हो रहा है 20% इक्विटी के लिए और मैनकाइंड फार्मा पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी कंपनी का लॉक इन खत्म हो रहा है करीब 70% इक्विटी के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा। इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ फंडामेंटल्स से बात करने के लिए गौरांग शाह भी आज जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग गौरांग, शुक्रिया बात करने के लिए। चलिए नतीजों से शुरुआत करते हैं क्योंकि माहौल थोड़ा त्योहारी है, क्रिकेट है और ये सारी चीज़ें हमें रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई एक स्टॉक में, वो है जोमेटो। जिस हिसाब से जोमेटो का नंबर आया, प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव हो रही है और कमेंट्री भी ठीक ठाक रही है। 116 के भाव से क्या आपको कंफर्ट आ रहा है इस भाव में? बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। 116 पे क्या पसंद आता है अजय? मेरे ख्याल से हमें पसंद आ रहा था ये करीबन 60-65 के आसपास। पहले तो डिस्क्लोजर दे देते हैं, आईपीओ के समय पर हमने लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। 65 के आसपास मेरे ख्याल से आईपीओ था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। 150 के सर्वोच्चम स्तर उसने छुए थे और फिर लगातार नीचे की तरफ की गिरावट, आईपीओ के स्तर से नीचे फिसला था ही और अब आंकड़ों में सुधार के बाद ये स्तर दिख रहे। तो एज अ डिस्क्लोजर 114 का लक्ष्य था तो हमने मुनाफा बांधने की राय दी है। हम थोड़ा बहुत इंतजार करेंगे मैनेजमेंट की टिप्पणियों का और आंकड़ों का, ये निर्णय लेने के लिए क्या 114 से ऊपर के लक्ष्यांक बनते कि नहीं, क्योंकि जब तक नतीजे सहारा नहीं देता जाए तब तक लक्ष्य को ऊपर लेके जाने का कोई अर्थ नहीं होता है। तो अगर है मुनाफा समेटने की क्षमता है तो मुनाफा समेट ले और थोड़ा बहुत इंतजार करेंगे आंकड़े का, नतीजों का और मैनेजमेंट की टिप्पणियों का, जिससे हमें ये पता चले कि आने वाले भविष्य में क्या सकारात्मक होता है कि नहीं। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा अजय
एक तो ब्लिंकिट जो कि प्रोविजनिंग प्लेटफॉर्म है, वहां पर प्लेटफॉर्म फीस इन्होंने लगाना शुरू कर दी है काफी समय से। जोमैटो जो कि फूड डिलीवरी ऐप है, पहले वहां पर प्लेटफॉर्म फीस नहीं थी, अब लगाना शुरू कर दी है। तो जो आय है इनकी जोमैटो की, वो सक्षम रूप से बढ़ने की पूरी संभावना है। और प्रैक्टिकल बात करते हुए नजर आ रहे हैं गौरांग कि भाई 60 रुपए पे हमने बाय बोला था, 116 का भाव है, थोड़ा मुनाफा वसूल कर ले। नंबर्स बैठ रहे हैं जिस हिसाब से उम्मीद थी, और उम्मीद जब आपकी ट्रांसलेट हो रही है गेन्स में तो क्यों ना थोड़ा सा प्रॉफिट ले। मैं अभी अपने सारे पैनलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कुछ मिनट हमारे साथ बने रहने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स आए हैं और वो हैं एसबीआई के शानदार नतीजे। स्टॉक उतना ज्यादा चला नहीं है, तो क्या रिस्क रिवॉर्ड इतने अच्छे नतीजों के बाद सुधरेगा, और आगे आने वाले क्वार्टर्स में क्या माहौल बन रहा है कारोबार का। हमारे साथ नतीजों में बात करने के लिए एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा अब जुड़ रहे हैं। खारा साहब गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत सारे लोग जो हैं पीएसयू बैंक्स इन्वेस्टर्स, लार्ज पीएसयू बैंक्स में आपका ही नंबर पर नजर रखते हैं, क्योंकि पूरे इंडस्ट्री को उससे गाइडेंस मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे जुड़ने के लिए। इस बार हमें बताएं आप कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एम्प्लॉय वेज रिवीजन का क्या कुछ असर देखने को मिला? ये क्या वन टाइम इम्पैक्ट है या आगे आने वाले क्वार्टर्स में भी कुछ इसका दबाव दिख सकता है? अगर ये वन ऑफ जो हमने अब की बार अकाउंट फॉर किए हैं, जो कि तकरीबन 6,000 करोड़ के करीब है, जिसमें से 3,900 करोड़ वेज रिवीजन का है और 2,000 करोड़ जो है एमटीएम का गेन, कम गेन मिला है हमें, तो अगर इसको हम अकाउंट फॉर करें तो प्रॉफिट तकरीबन 20,000 करोड़ तक पहुंच जाता। तो ये हमारा मानना है। लेकिन इस वेज प्रोविजन को, वेज के लिए प्रोविजन को इसलिए किया गया क्योंकि इस बारे में नेगोशिएशंस चल रही हैं और सेटलमेंट इज इन साइट। सो इसलिए हमने समय रहते इस तरह का प्रोविजन कर लिया, जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को कोई ज़्यादा इम्पैक्ट ना मिले। खरा साहब, आपको लगता है कि आप अपने डिपॉजिट ग्रोथ को करीब 12% के आसपास मेंटेन कर पाएंगे, क्योंकि वही रॉ मटेरियल है एक तरह से लोन्स के लिए? क्या आपका कोई प्लान है रेट्स जो हैं डिपॉजिट्स पे जो होते हैं उसको रिवाइज करने के लिए आगे चलते हुए, ताकि आपकी कासा ग्रोथ बनी रहे? देखिए, फिलहाल हम लोगों के पास तकरीबन एक्सेस एसएलआर जो है वो 5 ट्रिलियन के करीब है। तो हमारा अभी जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है वो 64-65% के करीब है अगर डोमेस्टिक क्रेडिट को देखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें अपनी क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इतना डिपॉजिट रेट इंक्रीज करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी क्योंकि डिपॉजिट एक फ्रेंचाइज है और हम अपने कस्टमर और ग्राहक के एक्सपेक्टेशंस को हम पूरा सम्मान करते हैं, इस कारण से हमने टर्म डिपॉजिट में कुछ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है और साथ ही साथ इस कारण से जो है उसका इम्पैक्ट हमारे निम में दिखाई दे रहा है और कॉस्ट ऑफ फंड्स में भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि हम उन ग्राहकों को जो कि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव हैं, उनके लिए हमारे पास एडिक्वेट प्रोडक्ट हैं जिसके माध्यम से हम उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से मेरा ये मानना रहेगा कि हम लोग इंटरेस्ट रेट तो शायद नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाकर जो है जिससे कि ग्राहक की आवश्यकता को हम पूरा कर सकें, उसको जरूर हम उनको जो है अपने ग्राहकों को बतलाएंगे। खर साहब, एक पॉइंट और आपसे पता करना था जो कि क्रेडिट ग्रोथ को लेकर था, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड के सिग्नल तो भी ठीक आ रहे हैं इकोनॉमी के अंदर और फेस्टिवल सीजन भी चल रहा है, क्योंकि आप देश के सबसे बड़े बैंकर हैं। तो मैं जरा आपसे आइडिया लेना चाहता हूँ कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो सेकंड हाफ में कैसे रहने वाली है और बढ़ेगी कैसे? फिलहाल हम गाइडेंस 12 से 14% तक का ही रखेंगे, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो जितना भी क्रेडिट की अपॉर्चुनिटीज जो कि हमारे रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली हैं, हम उन सबको जो है क्रेडिट प्रोवाइड करने में पूर्ण रूप से सक्षम है और हम उन सबको पूरा क्रेडिट प्रोवाइड करेंगे भी। राइट मिस्टर खारा, एक बात और समझना चाहेंगे कि योनो 2.0 कब इम्प्लीमेंट हो रहा है? क्या इसी फिस्कल ईयर में हो पाएगा? अदरवाइज ओवरऑल प्रोग्रेस कैसी है? इसमें कुछ इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट्स आपको योनो में दिखाई देंगी और पूरा इसका फुल स्केल तो रोल आउट तकरीबन 1 साल की अवधि में एक्सपेक्टेड है, लेकिन इंक्रीमेंटली जो है हम लोग इसके
जो इम्प्रूवमेंट इसमें आएंगी वो आपको जरूर देखने को मिलेंगी। ठीक है दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला और 18 आवर्स देश से बातचीत की, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हमें मालूम है आज थोड़ा आपका बिजी शेड्यूल है, लेकिन आपने समय निकाल के बातचीत की, शुक्रिया अगेन, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, जरा ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स को भी बैक टू बैक कनेक्ट कर लेते हैं। वमाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वमाक्षी, जरा बताएं आप। जी बिल्कुल, पहले शुरुआत करेंगे हम एसबीआई के साथ। हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ी थी और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से भी रिपोर्ट आ रहे हैं। लार्जली ब्रोकरेज हाउसेस हाईलाइट कर रहे हैं कि सारे ही पैरामीटर्स ऑन ट्रैक पर है, मगर निम्स फ्रंट पर जो मॉडरेशन नज़र आया ये एक थोड़ा सा सरप्राइज था। कासा ग्रोथ थोड़ी सी चैलेंजिंग ज़रूर नज़र आ रही है, मगर ओवरऑल एसेट क्वालिटी काफ़ी मजबूत है, रिटर्न रेशियोज़ और बैलेंस शीट भी काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है। और इसी के चलते कोटक और CLSA दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेस ने एसबीआई पर अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा फोकस करेंगे हम पीबी फिनटेक पर। कंपनी के नतीजों के बाद मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि रेवेन्यू और कंट्रीब्यूशन अनुमान से मजबूत कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। काफ़ी मजबूत ग्रोथ नजर आई है कोर और न्यूअर बिजनेसेस में, मगर अगर हम देखें कंट्रीब्यूशन मार्जिन और एडजस्टेड ईबिटा मार्जिन सिक्वेंशियली कॉन्ट्रैक्ट होते हुए नजर आए हैं। तो ऑल इन ऑल मॉर्गन स्टैनली ने पीबी फिनटेक पर अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा है। इसके अलावा हम इंडिगो पर भी फोकस करेंगे। ब्रोकरेजेस का कहना है कि लार्जली वन ऑफ प्रोविजन रिवर्सल और वन ऑफ कॉम्पनसेशंस के चलते मुनाफा कंपनी का अनुमान से काफ़ी मजबूत आया है। काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स को लेकर, और इनफैक्ट उनका वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं कि वो इंडिगो अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर पाएगी और अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा पाएगी। मगर GTF इंजन इश्यूज़ ये एक की अनसर्टेनिटी है 2024 में। तो लार्जली गोल्डमैन सैक्स की तरफ से और बैंक ऑफ अमेरिका की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है इंडिगो पर। इसके अलावा जोमेटो पर भी फोकस करेंगे। ब्रोकरेजेस का कहना है कि काफ़ी मजबूत नंबर्स आए हैं जोमेटो की तरफ से। क्विक कॉमर्स की वायबिलिटी सुधर रही है और इनफैक्ट क्रॉस ऑर्डर वैल्यू भी दोनों ही फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। Q3 के लिए गाइडेंस काफ़ी मजबूत है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि HSBC ने अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा, जेफरीज ने भी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और दोनों ही ब्रोकरेज हाउसेज ने अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। और CLSA ने हालांकि अपनी राय को अपग्रेड किया है, आउट परफॉर्म की राय से अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस भी उन्होंने 120 से बढ़ाकर 168 रुपीस प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा टाइटन पर भी हम फोकस करेंगे। मजबूत नंबर्स टाइटन की तरफ से भी आए हैं। Q2 के ज्वेलरी सेल्स और ईबिट मार्जिन भी काफ़ी इंप्रेसिव नजर आ रहे हैं ब्रोकरेजेस को, और दूसरे डिविजन्स में भी डबल डिजिट ग्रोथ नजर आई है। इसी के चलते HSBC ने टाइटन पर खरीदारी की राय दी है और इनफैक्ट CLSA ने अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाया है। और आखिर में हम फोकस करेंगे डॉक्टर रेड्डीज पर। मैक्वायरी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनफैक्ट मैक्वायरी ने मैक्वायरी इम्पैक्ट सिलेक्शन में ये स्टॉक को इंक्लूड किया है। कंपनी हेल्थ केयर में अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है, खास करके लो कॉस्ट जेनेरिक्स के चलते, और इनफैक्ट वो करीब 150 करोड़ पेशेंट्स तक पहुंचना चाह रही है 2030 तक। प्रोफेशनली मैनेज्ड है और काफ़ी मजबूत गवर्नेंस फ्रेमवर्क है कंपनी का, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि मैक्वायरी ने डॉक्टर रेड्डीज पर अपनी आउट परफॉर्म की राय को बरकरार रखा। टारगेट प्राइस दिया 6,300 रुपये प्रति शेयर का। ठीक है वमाक्षी, सारी की सारी रिपोर्ट्स हम अभी डिस्कस भी करेंगे। आपने बहुत अच्छे से बता दिया सबके टारगेट, स्टॉप लॉस, रेटिंग वगैरह क्या है, ये सब भी अपने अच्छे से क्लियर किया है। हमारे साथ सुमित मूलचंदानी भी हैं, उनकी भी टेक्निकल पिक्स को इंक्लूड करते हैं। सुमित, मॉर्निंग, बताएं आपके ट्रेड्स आज के। हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दो ट्रेड्स हैं और दोनों के दोनों बाय साइड के ही ट्रेड्स रहेंगे। वीकली अगर चार्ट हम देखें तो देखिए अदानी पावर अब एक वीकली में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का ब्रेकआउट आया हुआ है। पिछली बार भी जब स्टॉक ने अपना एक रिवर्सल लिया था 380 से 385 का जो जोन था उसके ऊपर अपना एक रेजिस्टेंस फेस करके फिर रिवर्सल दिखाया था, लेकिन आप देखिए कंटिन्यू 2 वीक से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह आई है, हैमर प्लस कंफर्मेशन। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे आगे भी चल के ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। सो करंट मार्केट प्राइस पे बाय कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 340 एंड फॉर द टारगेट ऑफ 460 एंड 484। जो दूसरा पिक रहेगा वो रहेगा विंध्या टेली। देखिए विंध्या टेली हमने पहले भी सजेस्ट किया हुआ था और स्टॉक जो है टेक्निकली हर बार अपने 100 मूविंग एवरेज को सपोर्ट करके एक न्यू हायर हाई फॉर्मेशन बनाता है, चैनल में न्यू हाई। पिछली बार हमने 1950 पे सजेस्ट किया था इन द मंथ ऑफ जून। स्टॉक ने अभी तक आपको 30 से 40% का मूव दिया, लेकिन फ्रेश अभी भी लग रहा है कि यहाँ से और अपसाइड का मूवमेंट बन सकता है। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी करंट पे भी है। 2550 का करंट मार्केट प्राइस है, टारगेट है 3087 एंड 3320 with the stop loss of 2280। ओके, काफी इंटरेस्टिंग। भसीन साहब आ चुके हैं हमारे साथ, बस आने ही वाले हैं।
भजन साहब 1 साइडेड 18,800 पे बोल रहे थे। बाजार को ले लीजिए, दिवाली तक क्रैकर दिवाली हो जाएगी और काफी क्लोज तो आएगी। 1000 पॉइंट बाजार 800 पॉइंट चली गया वहां से। कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात कर लेते हैं। गौरांग, मैं आपसे JSW इंफ्रा पे बात करना चाहूंगा। नंबर अच्छा आया है, स्टॉक करीब 170 के आसपास आ गया। डायरेक्टर साहब लिखे आइए। हाँ, 170 के आसपास ट्रेड कर रहा है और रिजल्ट ठीक ठाक आया है, फर्स्ट रिजल्ट आफ्टर IPO। कैसे देखते हैं आप इस कंपनी को? तो IPO नोट द्वारा निवेश की राय थी हमारी अजय लंबी अवधि के लिए, और एक ही दिक्कत है, मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी बहुत छोटी से मध्यम अवधि के लिए। 5 राज्यों में चुनाव है और अगले साल एक बड़ा चुनाव। कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होते ही मेरे ख्याल से जो भी निर्माण कार्य से जुड़ी हुई गतिविधि है, चाहे वो राज्य स्तर पे हो या केंद्रीय स्तर पर, वो थोड़ी बहुत धीमी गति पे जा सकती है। अगर विचारधारा छोटी मध्यम अवधि की नहीं है और लंबी अवधि के लिए है, तो JSW इंफ्रा के साथ साथ और भी कुछ नाम है जो पसंद आते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, एक्सप्रेसवेज, हाईवेज एक्सेट्रा, तो NCC लिमिटेड है, PNC इंफ्रा है, KNR कंस्ट्रक्शंस है और JSW इंफ्रा। मेरे ख्याल से अजय ये क्षेत्र एक बहुचर्चित क्षेत्र रहेगा, क्योंकि अगर हमें हमारे देश की, भारत देश की विकास दर को यहाँ से बढ़ा करके आगे लेके जाना है, तो आपको मजबूत ढांचे नए खड़े करने पड़ेंगे और जो मौजूदा ढांचा है उनको दुरुस्त करके आधुनिक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल निवेश की राय है लंबी अवधि की। इनफैक्ट अजय, जिस तरह के अदानी पोर्ट्स के भी कार्गो वॉल्यूम एक्सपेंशन है, ऑफकोर्स यही 2 कंपनीज हैं स्पेस में लिस्टेड, तो ये एक्सपैंडिंग पोर्ट में तो दिख रही हैं। ये बहुत स्पेशलाइज्ड एसेट है पोर्ट्स, और अगर वैल्यूएशन ठीक लगे आपको तो आपको बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए तो आप मिस नहीं कर सकते पोर्ट्स अपने पोर्टफोलियो में। और कुछ लोगों को अदानी पोर्ट में कंफर्ट नहीं है। हाँ। अगर कोई व्हाटएवर रीजन, जो भी रीजन हो सकता है उसके वैल्यूएशन में, उसके नंबर में, तो उसके लिए अब एक विकल्प आ चुका है। ट्रू। पहले तो था नहीं। अगर आपको पोर्ट एसेट खेलना है तो एक ही कंपनी थी, अब दूसरी भी आ गई है। हाँ। तो उस हिसाब से देखना चाहिए। आगे चलते हैं। प्रशांत मितेश हमारे साथ, सौमित भी है हमारे साथ सारे चार्ट से बात करने के लिए। कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अल्कोहल स्टॉक्स के बारे में बात हो रही है। ये 3-4 स्टॉक्स लेके आइए, क्योंकि माहौल ऐसा है, फेस्टिवल पे तो नहीं, लेकिन हाँ क्रिकेट के चलते और ये न्यू ईयर के चलते अब धीरे धीरे देश में सर्दी भी आ जाएगी। आप दिल्ली से लौट के आई हैं। ये देखिए 1600 के ऊपर इस समय यूनाइटेड ब्रूरीज है। मैकडॉनल्ड्स को लेके आइए डायरेक्टर साहब। रेडिंगो खितान में जबरदस्त तेजी ऑलरेडी चल रही है। और आप सोम डिस्टिलरीज, वो भी काफी बढ़िया चल रहा है स्टॉक, क्योंकि प्रमोटर बाइंग लगातार करते रहते हैं मार्केट से। ये 3-4 स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कंफर्ट कहां पे आपको आ रहा है? प्रशांत, मैं आपसे पूछना चाहूंगा ये सवाल। जी अजय जी, जो आपने सोम डिस्टिलरीज कहा, वो बार बार अगर हम सिर्फ प्राइस को देखें तो कंटिन्यूअसली एक एक्यूमुलेशन होता है, उसके बाद एक अच्छी रैली आती है। मुझे लग रहा है अभी भी एक रैली के लिए तैयार हो चुका है। जो शुक्रवार को हाई बना था करीबन 330, इसके ऊपर अगर एक क्लोजिंग मिल जाए करीबन 335 के ऊपर, मुझे लग रहा है तो ये स्टॉक फिर से जो स्विंग हाइज बने हुए थे ऑलमोस्ट 380, उस लेवल तक जा सकता है। तो रिस्क रिवॉर्ड काफी जस्टिफाइड है। मुझे लग रहा है आप करीबन 305 के स्टॉप लॉस से एंटर कर सकते हो और एक्यूमुलेट कर सकते हो। टारगेट जैसे मैंने कहा, जो स्विंग हाइज थे 375, 380, यहाँ तक ये काफी कंफर्टेबली जा सकता है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग संजीव जी। आपने 18,800 पे 1 साइड बोला था कि ये फॉल है, फायदा उठाइए, दिवाली एकदम शानदार आतिशबाजी वाली होगी। आतिशबाजियां तो शुरू हो चुकी हैं, दिवाली कहां करवाने वाले हैं एक हफ्ते में? 2019-800। गुड मॉर्निंग अजय जी। बिल्कुल अमृतसर दर्शन करके आया हूँ। 19,700 से 19,900 का आया मेरे को कॉल, और अब तो प्रियंका आ गई है। अब तो बाजार चलना ही चलना है। 2 पंजाबी जन मिल जाते बाजार से चलना ही चलना है। दूजी बल, आपके पास माल है तो आप फायदे में हो। यील्ड हो गए 4.5 डॉलर हो गया 105, और अर्निंग्स कैचअप, तो कोई दो राय नहीं। बैंक निफ्टी विल लीव फ्रॉम द फ्रंट। 2000 पॉइंट की तेजी कह रहा हूं आपको अगले 20 दिन में। तो बैंक निफ्टी इंडेक्सेस आर गोइंग टू प्ले, लार्ज कैप्स आर गोइंग टू बी द वंस व्हिच आर बॉट, और 19,500 के ऊपर सिर्फ एफआई बाइंग आएगी आपको। ये बात तो आपने सही कही, पूरा परफेक्ट कॉकटेल है एक धमाकेदार मूव के लिए, क्योंकि डॉलर इंडेक्स घट गया,
बॉन्ड यील्ड्स घट गई, नंबर्स ठीक ठाक आ रहे हैं, ये सारी बातें हम कर ही रहे थे। और गिरावट के समय पे संजीव जी ने कहा था मौका है, फायदा ले लीजिए, ग्लोबल मार्केट सुधरेगा तो फिर हाथ नहीं लगा पाएंगे आप। आज मैं संजीव जी आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स ना बताएं, क्योंकि आज ये हफ्ता स्पेशल है, हम आपसे दिवाली पिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहले एक स्टॉक चुनिए और बताइए कि अगर हम नेक्स्ट दिवाली तक उसे रखना चाहें तो कहां पे शानदार पैसा मिल सकता है। पहला स्टॉक कौन सा होगा आपका? अजय जी, पहला होएगा देवयानी इंटरनेशनल। मैंने पहले भी कहा 190-95 पे 180-85 है। अगर आप QSR देखिए, आप डिलीवरी देखिए फ्रॉम जोमैटो, पेटीएम, आप कोई भी नंबर देख लीजिए, जुबिलेंट, ये एक मिलेनियल बाइंग है, देयर इज नो स्टॉपेज। आपके पास मैं बताऊं, कल मैं अमृतसर एयरपोर्ट पे था, कोस्टा कॉफी इज द टॉप ब्रांड ओवर देयर, स्टारबक्स दिखा नहीं, बाय द वे। मैं ये नहीं कह रहा स्टारबक्स इज अ ह्यूज प्ले, बट कोस्टा कॉफी, पिज्जा हट, केंटकी आर ह्यूज ब्रांड्स। अब आपको अगर मिलेनियल स्पेंडिंग और जिस तरह से ईज ऑफ QSR पे डिपेंड करना है, तो मेरा टॉप पिक देवयानी है। 350 से पहले आप इसको मत बेचना। 350 का भाव इसमें आ रहा है एक साल में, और 100% मेरे को ये सबसे बढ़िया शेयर मेरा दिवाली पिक होएगा। संजीव जी, ये तो हुई दिवाली की धमाकेदार एक पिक, एक साल के नजरिए के साथ आपको निवेश करना है। अब इस हफ्ते के स्पेसिफिक ट्रेड्स क्या होंगे, आज के भी कुछ और ट्रेड्स भी समझेंगे, लेकिन ऐसे तो जाने देंगे हम। दिवाली की एक पिक से हमारा मन नहीं भरा, एक और पिक बताइए हमें। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रियंका। द अदर पिक विल बी कैन बैंक। मुझे लगता है PSU बैंक्स में कैन बैंक इज आउट परफॉर्मिंग, और कोई दो राय नहीं, जिस तरह उनके निम और उनकी जो बुक एक्सपैंड कर रही है, कैनरा बैंक आर्ग्यूबली इज द बेस्ट प्ले ऑन द PSU बैंक्स। और मुझे लगता है कैन बैंक यहाँ से 450 का आपको लक्ष्य देगा। ये देखिए, ये न्यू हाई पे जा रहा है, तो इट इज नॉट दैट कि ये आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन आई वांट टू गो विद क्वालिटी। कैन बैंक वुड बी माय अदर टॉप पिक ऑन द फॉर दिवाली फॉर 1 ईयर। ठीक है बसीर साहब, आपके दो शेयर्स तो हमको मिल गए दिवाली वाले, जिसमें दिव्यानी बता रहे हैं और आप कैन बैंक बता रहे हैं, अलॉन्ग विद द रीजनिंग आप उसकी रीजंस भी दे रहे हैं कि ऐसा क्यों आप उसको बाय करने की बात कर रहे हैं। बसीर साहब, आपने अर्निंग्स के बीच में थोड़ा टाइम निकाल के देखा भी होगा कि कौन से शेयर्स की अर्निंग आई है अच्छी, या फिर जहां पर आपको वैल्यू और ग्रोथ दोनों अच्छा दिख रहा हो, वो शेयर्स भी लगे हाथ बता दीजिए। बिल्कुल डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। डिम्पी जी देखिए, कोटक बैंक में थोड़ी अनसर्टनिटी थी विद उदय कोटक गोइंग, बट इतना लार्ज इंस्टीट्यूशनल बैंक, और आज अभी आपने पढ़ा है कि ज्यूरिक इज बाइंग द इंश्योरेंस फॉर अ वेरी वेरी रीजनेबल एक्सेप्शनल अमाउंट। उनके जो पेडिग्री साइड बिजनेसेस हैं, उसकी तो आप वैल्यूएशन दे ही नहीं रहे। तो अगर मुझे मार्केट में भी तेजी दिख रही है, मुझे लग रहा है रिलायंस और HDFC और कोटक ने पार्टिसिपेट करना ही करना है। इस भाव पे 1730 रुपए पे कोटक पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। 1850 का टारगेट है और 1700 का स्टॉप लॉस। कोटक बैंक is an unquestionable buy here. It will also add legs to the bank nifty, which I am very very bullish on as an index. मेरा दूसरा पिक आप कहें तो मैं वो भी बता दूं आपको, जो मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल सर, बताइए, वेट कर रहे हैं हम तो, बिल्कुल बताइए सर। तो देखिए, आपने अडानी पावर के नंबर देखे, देवर एक्सेप्शनल। अडानी पावर की मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ की है, मगर द बेस्ट एंड द मैक्सिमम इंटीग्रेटेड पावर प्ले प्रोड्यूसर इन द कंट्री इज टाटा पावर। टाटा पावर ईवीज में जिस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, जिस तरह से उनके बाकी बिजनेसेस कर रहे हैं, इज एक्सेप्शनेबल। और मुझे लगता है कि टाटा पावर जैसा शेयर है नहीं, जो आपके पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। ये इट विल पावर योर पोर्टफोलियो। 244-45 में लीजिए, 236 का स्टॉप लॉस रखिए, 235-36, 270 इसकी अर्निंग्स हैं। और मैं कह रहा हूं, ये क्वार्टर में जो अर्निंग्स हैं लास्ट 12 क्वार्टर से बेस्ट आएंगी, और अर्निंग्स आर देयर ऑन द 8th। आई एम वेरी वेरी श्योर। जिस तरह से अडानी की री रेटिंग हुई है, टाटा पावर अगर 270-75 निकल गया तो आपके हाथ नहीं आएगा ये शेयर। इस भाव पे टाटा पावर इज अ मस्ट बाय। ठीक है, टाटा पावर, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलरेडी आप 2-4 दिन से बता भी रहे हैं, 2 दिवाली की पिक आपने दे दी हैं, दिव्यानी और कैनरा बैंक। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाल के रिसर्च करके हमारे सामने ये सारी बातें रखी हैं। बहुत शुक्रिया बसीर साहब, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, कुछ एक और स्टॉक्स के बारे में जरा आइडिया ले लेते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट भी हमारे साथ हैं। मितेश, आप टिपिकली थोड़े कैश के शेयर्स देखते हो, तो जरा रिलैक्सो को चेक करो। वो ये कह रही है कि हमारी डबल डिजिट ग्रोथ होगी
H2 के अंदर करीब 14% के आसपास। सुमित आप चेक कीजिए एक बार, आपने पहले ट्रेडिंग कॉल में भी कन्वर्ट किया था रिलैक्सो को, मेरे को याद है 14% प्लस मार्जिन कह रहे हैं हमारे सेकंड हाफ में आएंगे। एक बार रिलैक्सो आपको ठीक लग रहा है क्या? देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन में है, लेकिन और 2 दिन पहले भी जब आपने यही बात बोली थी, वॉल्यूम के साथ एक कैंडल फॉर्मेशन हुआ था, लेकिन मेन है प्राइस का सस्टेन होना। तो मैं वेट करूंगा, परसों का जो क्लोजिंग प्राइस है 940, अगर ये सस्टेन कर रहा है तो टारगेट हो सकता है 1020 टिल द टाइम वेट। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो यहाँ पे आप एक छोटा स्टॉप लॉस 870 का मेंटेन करके आप होल्ड रखिए। बाकी ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक नहीं है, लेकिन अभी फ्रेश बाइंग के लिए मैं वेट करूंगा। अभी फिलहाल एंट्री नहीं करेंगे, पर एक बार कुछ और स्टॉक्स भी बताएं। मैनकाइंड फार्मा को भी देखें, ऑफ कोर्स लिस्टिंग के बाद से अच्छा पैसा बना है और इसका 70% इक्विटी लॉक इन पीरियड से खुल रहा है, तो थोड़ा सा तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है, थोड़ा प्रेशर दिख सकता है क्या स्टॉक पे? कितना स्ट्रॉन्ग या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में दिख रहा है? नाही इकडे नको। सुमित, ये सवाल आपके लिए। जी अगेन मैनकाइंड फार्मा आप देखिए काफी टाइम से कंसोलिडेशन है, एक पूरा जोन है 1830 से लेके 1700 के बीच में। तो स्टॉक Gaurang, before we go ahead, Sumit, Gaurang, can we request you to please be on mute? जी, सुमित बताएं। जी जैसा कि चार्ट देख रहे हैं तो एक कंसोलिडेशन में ही स्टॉक चल रहा है, एक रेंज है 1700 से लेके 1830 के बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कीजिए, स्टॉक ने 2 से 3 बार यहाँ पे बेस बनाया है और बाउंस बैक का ट्राई किया है, तो फिलहाल एक वेट का एंट्री कीजिए। 1830 के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन नहीं करेगा एक फ्रेश ब्रेकआउट का चांस नहीं लग रहा है। ओके, फ्रेश ब्रेकआउट का चांस आपको यहाँ नहीं लग रहा है, लेकिन इस बीच कुछ और स्टॉक्स की भी बात करते हैं। और इनफैक्ट जिस तरह से आप फार्मा स्टॉक्स पे भी एक नज़र डालनी चाहिए। आप इनफैक्ट देखें बहुत ज़्यादा पहले 2 क्वार्टर्स में नहीं चले, लेकिन अब फार्मा स्टॉक्स और इनफैक्ट इस तरह की भी बात आती है कि एक हेल्थ केयर फंड या फिर आप ऐसे जो म्यूचुअल फंड्स है सिप के रूट के थ्रू भी आप फार्मा स्टॉक्स पर नज़र बना के रखें। गौरांग, फार्मा स्टॉक्स भी एक कंसोलिडेशन के बाद से चलना शुरू हुए हैं। आप इस वक्त हेल्थ केयर फंड्स में, आप चाहे डायग्नोस्टिक हो, प्योरली हॉस्पिटल स्टॉक्स हो या फार्मा स्टॉक्स हो, उन सारे स्पेस में सबसे ज़्यादा बुलिश किस पर है? तो फार्मा में हमें पसंद आता है सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज। डायग्नोसिस सेक्टर को हम फिलहाल अवॉइड कर रहे हैं, और जो भी राय थी एक पर्टिकुलर स्टॉक पर, वहां पर लक्ष्य आने के बाद मुनाफा वसूली की राय है, वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। हेल्थ केयर में हॉस्पिटल्स ज्यादा पसंद आते हैं हमें प्रियंका, और वहां पर अपोलो हॉस्पिटल, नारायण रुदालया और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये 3 नाम खरीदारी की सूची में। मितेश, ये अदानी विल्मर, जरा इसके चार्ट को देख के बताइए। अदानी विल्मर में खबरें ये आ रही हैं कि कुछ और देश की बड़ी कंज्यूमर कंपनीज जैसे कि HUL हो सकता है अदानी विल्मर का टेक ओवर कर ले। आपको याद होगा कुछ महीने पहले, कुछ हफ्ते पहले खबर आई थी कि अदानी ग्रुप अपने FMCG कारोबार से एग्जिट करना चाहता है, उनको ये नॉन कोर नजर आता है। इस तरह की खबरें आ रही थी और अब ये बात आ रही है कि HUL इसको ले लेगा। HUL मत दिखाई डाक्टर साहब, अक्वायरर नहीं चलता है, अक्वायर्ड चलती है। तो मितेश को मैं अदानी विल्मर डिस्कस करना चाहता हूँ। इसका चार्ट दिखाइए पिछले 6 महीने का। मितेश, क्या व्यू अदानी पे, अदानी विल्मर? ठीक है, मितेश के साथ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम। जब से अडानी स्टॉक्स पर जो एक स्लंप आया था उसके बाद से मैक्सिमम स्टॉक्स रिकवर हुए, अडानी विल्मर तो रिकवर भी नहीं हुआ। जी हाँ, आप ये बात सही कह रही हैं, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है। क्यों ना एक बार गौरांग से ही पूछ लें। गौरांग, अदानी विल्मर पे कोई व्यू? गौरांग, आपका माइक म्यूट पे है। सॉरी। अजय, अडानी समूह की कंपनी हम कवरेज नहीं रखते तो टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। ओके, नो प्रॉब्लम। सुमित से पूछ लेते चार्ट पे। सुमित, आप बताइए। अजय जी, चार्ट पे स्ट्रक्चर बहुत वीक है। ओवरऑल देखें तो अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही काफी टाइम से स्टॉक ट्रेड कर रहा है। पिछली बार भी स्टॉक ने एक अटेम्प्ट किया था करीबन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में, लेकिन उसके बाद भी वो प्राइस सस्टेन नहीं हो पाया। तो मैं फिलहाल यहाँ पे कंप्लीटली एक एग्जिट, या फिर अगर किसी के पास है, अभी भी हमें नहीं लग रहा है कि ये अपसाइड का कोई मोमेंटम दिखा पाएगा, तो एंट्री के लिए कोई सजेशन नहीं रहेगा यहाँ पे। हमारे साथ कुश बोरा भी आ चुके हैं। कुश, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए।
कैसे ट्रेड करेंगे बाजार को, क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आए हैं आज हमारे व्यूअर्स के लिए? जी अजय, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सारे दर्शकों को वेरी गुड मॉर्निंग। और जो इंडिया का ये ट्रायम्फेंट रन चल रहा है, मैं बस होप कर रहा हूँ कि 3 मैचेस के लिए और चल जाए एंड आई होप वी हैव नॉट पीक्ड आउट टू सून एंड आई थिंक आई विल से द सेम फॉर द मार्केट्स एज वेल कि देखिए अच्छी खासी रैली है। मुझे बस यही लग रहा है कि यहाँ पे हमें जो गैप अप ओपनिंग मिल रही है इसके बाद इस करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। देखिए 19500 19600 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, उसको क्रॉस करे तब मुझे लगता है कि एक कंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग रैली हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पे 20,200 के पास निफ्टी जाता हुआ वहां से दिखेगा। बट अप अंटिल देन एक कंजेशन जोन है 19,200 से 19,500 का। तो अब गैप अप्स को ना चेस करें, इंट्राडे गैप अप के बाद अगर आपको कोई डिप मिले तब आप बिल्कुल बाय करते चलें। इंटरेस्टिंगली एफआईआई की एक्टिविटी में पुट बेस जो है ये 19,100 19,200 के आसपास अच्छा खासा देखने मिला है। सो दिस आल्सो कंफर्म्स द थियरी कि अगर आपको कोई डिप मिले तब आप इस मार्केट में बाइंग करके चलें। फिलहाल बायस जो है वो पॉजिटिव है, इवन दो इट इज ऑन द बैक ऑफ लो वॉल्यूम्स। बैंक निफ्टी यहां से लीड कर सकता है। एचडीएफसी बैंक ने 6 हफ्तों के बाद पहली वीकली पॉजिटिव क्लोजिंग दी है एंड जो रिजल्ट्स आए हैं एसबीआई बैंक ऑफ बड़ौदा के, उससे इंडिसेस जो है बैंक निफ्टी और यहां से ऊपर जा सकता है। सो ऑल इन ऑल बायस पॉजिटिव है, बट ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लेके चलें, दैट विल बी द एडवाइस ऑन द इंडिसेस। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, 2 पिक्स हैं मेरे आज। एल्केम लैब्स फ्रॉम द एफएनओ स्पेस, इस स्टॉक में हम एक अच्छा खासा रन अप देख रहे हैं एंड इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो लॉन्ग बिल्डअप पिछले कुछ दिनों से इसमें बरकरार है। अब यहां से मुझे लग रहा है और अपसाइड देखने मिल सकता है, 4000 प्लस के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं, बट नियर टर्म में चाहें तो 3875 3950 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 3725 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। रियल एस्टेट पैक में जो मूव चल रहा है ये भी कंटिन्यू रह सकता है। प्रेस्टीज एक डिप के बाद जो इसमें रिवाइवल आया है, यहां से और एक अपसाइड का जो दौर है ये शुरू हो सकता है। सो 810 840 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 750 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अपने आइडियाज शेयर करने के लिए। हमारे साथ पैनल पे अब शिवांगी शारदा भी जुड़ रही हैं मोतीलाल ओसवाल से। गुड मॉर्निंग शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या ट्रेडिंग आइडियाज लेके आई हैं आज आप? जी बिल्कुल, पहला ट्रेडिंग आइडिया जो मेरे रडार में है वो है अपोलो हॉस्पिटल। हम देख रहे हैं कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो एक काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा है। प्राइस वॉल्यूम सर्च के साथ काफी एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया था इसने फ्राइडे के सेशन में। वीकली बेसिस पे अपने लोअर जोन से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला है और रेंज के रेजिस्टेंट लेवल्स को तोड़ के क्लोजिंग दिया है इसने। तो यहाँ पे एक अच्छी अपमूव हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। टारगेट्स जो है वो अराउंड 5300 तक के बनते हुए दिख रहे हैं इमीडिएट बेसिस पे, और 5080 के आसपास का सपोर्ट हम ध्यान रखें। दूसरा पिक जो है वो मेरा रहेगा रियल एस्टेट स्पेस में से डीएलएफ। इस स्टॉक ने भी हमने देखा है पिछले 5-6 दिनों से कंटिन्यूसली सपोर्ट्स जो है वो हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट किया है। अच्छे वॉल्यूम्स और अच्छे रोलओवर्स के भी यहाँ पे आंकड़े बनते हुए दिखे हैं। अच्छी बात यह है कि स्टॉक ने पिछले 6 महीनों से अपना 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को बिल्कुल सपोर्ट बनाते हुए कामकाज किया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी एक्सपेक्टेड है। 620 तक के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं 580 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, ठीक है। आपका अपोलो हॉस्पिटल वाला ट्रेड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये पिछले 2-4 दिन से चल रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर साबित हुआ। खैर, आप लेवल्स अभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, अभी फ्रीज नहीं हुए लेवल्स, लेकिन जैसे लेवल्स फ्रीज होंगे तो हम आपके सामने वापस लेके आएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को। एक शेयर और पता कर लेते हैं। टाइटन को लेकर रिजल्ट आए हैं, बाद में रिपोर्ट्स भी आई हैं। CLSA ने भी इसको अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड टू बाय फ्रॉम आउट परफॉर्मर, और उन्होंने इसके जो टारगेट प्राइस है वो भी अपग्रेड किया है 3500 से सीधा 3948, यानी करीब करीब 4000 के भाव कर दिए। 1.5% ऊपर खुल रहा है। एक बार सुमित, आपकी रिकमेंडेशन इस पे टाइटन पे खुलते प्लस करें क्या? जी बिल्कुल, चार्ट देखिए बहुत ही पॉजिटिव है। फ्राइडे के सेशन में भी काफी अच्छी बढ़त बनाई थी, कैंडल फॉर्मेशन काफी अच्छा है, तो बिल्कुल पॉजिटिवली आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस में मेंटेन करूँ तो 3230 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा करीबन 3420 का। ओके, ठीक है। एक काम और करते हैं, क्योंकि 9:05 हो चुके हैं। नवरत्न शेयर हमेशा से हम आपके सामने रखते आए हैं, आज भी रखेंगे। तो नवरत्न शेयर बताने के लिए ममाक्षी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे पता करते हैं। ममाक्षी, बताएं आप।
जी बिल्कुल, शुरुआत करेंगे हम जेके सीमेंट के साथ। हम देख रहे हैं कि कंपनी के जो नतीजे आए थे वो लार्जली इंडस्ट्री से काफ़ी बेहतर आए हैं। ओवरऑल ये सिर्फ एक ही इकलौती सीमेंट मैन्युफैक्चरर है जिसने करीब 4 डिजिट ईबिटा पर टन रिपोर्ट किया है 1028 रुपीज़ का। वॉल्यूम ग्रोथ भी करीब 19% पर नजर आई है 4.34 मिलियन टन्स पर। इसी के साथ जेके सीमेंट को आपको अपने रेडार पर ज़रूर रखना होगा। इसके अलावा जोमैटो के भी नंबर्स आए थे और अच्छे नतीजों के बाद काफ़ी सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रहे हैं। HSBC ने अपनी खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा ही, मगर अपना टारगेट प्राइस उन्होंने बढ़ाकर 140 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो जेफरीज ने भी अपनी खरीदारी की राय को बरकरार रखा और टारगेट प्राइस बढ़ाकर 165 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। ओलेक्टा ग्रीन टेक के नतीजे अगर हम देखें तो उनका जो मुनाफा है वो नियरली ट्रिपल होता हुआ नजर आ रहा है, 19 करोड़ पर है सेकेंड क्वार्टर में, और ये लार्जली हायर रेवेन्यूज के चलते कंपनी ने रिपोर्ट किया है। इंडिगो भी हमारे रेडार पर, क्योंकि कंपनी की तरफ से काफ़ी अच्छे नंबर्स आए हैं, अनुमान से बेहतर नतीजे कंपनी ने पोस्ट किए हैं और ये लार्जली वन ऑफ के चलते नजर आया है। मगर अगर हम देखें सीजनली वीक क्वार्टर रहा है कंपनी के लिए और इसी के चलते लोअर एयर ट्रैफिक, लोअर यील्ड्स और लोअर PLF नजर आया है। ये कपल्ड विद हायर ऑयल प्राइसेस का इम्पैक्ट अर्निंग्स पर नजर आया है और क्वार्टर 3 के लिए हालांकि कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है 2% से सिक्वेंशियल बेसिस पर। IKO लाइटिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी मजबूत नंबर्स आए हैं कंपनी की तरफ से। सेकंड क्वार्टर में रेवेन्यू में करीब 48% का उछाल नजर आया है और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी कंपनी का काफ़ी मजबूत रहा है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज भी हमारे रेडार पर है। हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेज हाउसेज ने ये स्टॉक पर अपनी राय को अपग्रेड किया है, ओवरवेट की राय दी है इक्वल वेट की राय के साथ, और इनफैक्ट अगर हम देखें तो टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाकर 575 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। लार्जली उनका कहना है कि कंपनी के जो नंबर्स है वो अनुमान से काफ़ी बेहतर नजर आए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में करीब 13.7% की गिरावट ज़रूर नजर आई है, मगर उनके जो मार्जिन्स है वो करीब 18 बेसिस पॉइंट से सुधरे हैं ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। अरविंद फैशंस भी फोकस में। हमने देखा कि कंपनी ने अपना सेफोरा इंडिया का बिजनेस एग्जिट किया है। कंपनी ने डेफिनेटिव अग्रीमेंट साइन किया है रिलायंस ब्यूटी और पर्सनल केयर लिमिटेड के साथ, तो इसी के चलते अरविंद फैशंस भी फोकस में। गोदावरी पावर की तरफ से अगर हम देखें नतीजे आ रहे हैं। रेवेन्यूज में हम देख रहे हैं कि घटकर करीब 1291 करोड़ पर आ चुके हैं। मुनाफा भी अगर हम देखें हालांकि 52% से बढ़ा है ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस और मार्जिन्स भी सुधर कर 28.2% पर आ चुके हैं। और आखिर में हम फोकस करेंगे आयशर मोटर्स पर। सिटी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इन्होंने इनफैक्ट पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच शुरू किया है ये काउंटर पर। टारगेट प्राइस उन्होंने दिया है 3,900 रुपीज़ प्रति शेयर का। लार्जली उनका कहना है कि कंपनी नए मॉडल्स लॉन्च करने वाली है रॉयल एनफील्ड में अगले 3 से 9 महीनों में, और इसके चलते ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ सपोर्ट होती हुई नजर आ रही है। क्वार्टर 2 में कंपनी के कंपनी की तरफ से स्टेडी रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है। ईबिटा मार्जिन एक्सपेंशन की भी उम्मीद की जा रही है करीब 40 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशली, तो इसी के चलते आयशर मोटर्स भी हमारे रेडार पर रहेगा। एक्सेलेंट, ढेर सारे शेयर्स शेयर करती हुई हमारे साथ वामाक्षी। कुछ और स्टॉक्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। JSW इंफ्रा प्री मार्केट में करीब 5% ऊपर नजर आ रहा है। एक स्टॉक पिछले हफ्ते कुछ 4-5% चला था, इनफैक्ट पिछले हफ्ते वो करीब 10% के ऊपर चला है और उसमें न्यूज़ फ्लो भी था, वो है रेमंड। रेमंड में थर्सडे फ्राइडे को वो न्यूज़ आई कि वो अब इंजीनियरिंग बिजनेस में सनराइज सेक्टर्स की तरफ घुस रहे हैं, जैसे कि ये देखिए 1900 के पार हो गया, नीचे 1700 तक गया था। इसका चार्ट दिखाइए एक महीने या 3 महीने का, तब आपको मालूम चलेगा। अब EVs, एरोस्पेस इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह में एक एक्विजिशन के द्वारा घुसे हैं। वो नीचे 1665 का रीसेंट लो और वहाँ से रिबाउंड करके 1900। शिवांगी, रेमंड पे क्या व्यू है आपका? ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फेस्टिव प्ले भी है, क्योंकि ज़्यादातर प्रोडक्ट्स की बाइंग बढ़ जाती है फेस्टिव के दौरान, शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है। इस भाव से कंफर्ट है आपको या नहीं? जी बिल्कुल, आपने बहुत ही राइटली पॉइंट आउट किया कि फेस्टिविटी के टाइम पे ये जो स्टॉक्स है वो काफी अच्छा मोमेंटम दिखाते हुए बनते हैं। आप रेमंड देख लीजिए, ट्रेंड देख लीजिए, ये सारे ही रिटेल जो फैशन रिलेटेड स्टॉक्स है वो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। और रेमंड की अगर हम बात करें डेली चार्ट में, इसने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है और फिर जो है स्टॉक अब अच्छी यहाँ पे एक तेजी दिखा रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छी मूवमेंट दिवाली वीक में। 1980 तक के लेवल्स जो है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं।
3 मिनट रह गए हैं इस समय शुरू होने के लिए। SBI को लेके आइए, प्री मार्केट में किस तरह के SBI पे चार्ट्स बन रहे हैं एक बार देख लेते हैं। नंबर तो ठीक ठाक आया है, ओनरशिप थोड़ी कम है, फ्लैट दिखा रहा है। आज का अभी का प्री मार्केट का भाव दिखाइए डायरेक्टर साहब, ये देखिए 1% ऊपर खुल के। मितेश, SBI पे कैसे ट्रेड करेंगे? खुलने के साथ लेंगे, पुल बैक पे किस लेवल्स पे आए लेंगे, कैसे ट्रेड किया जाए SBI पे अगर किसी का मूड बन रहा है? जिस हिसाब से चार्ट पैटर्न है, खुलने के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 580 वो क्रॉस हो जाएगा और आज के सत्र में 597 तक के टारगेट्स इसमें आ सकते हैं। तो डेफिनेटली खुलने के साथ ही मेरी बाइंग रहेगी इसमें। विश्वमोहन को अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। वो कम्युनिटी मार्केट्स के अंदर आज की रीडिंग क्या है, एक बार वो जल्दी से आपको बता देंगे। विश्वमोहन, देखिए, फ्राइडे के सत्र में जबरदस्त तेजी दिखी थी। $2010 के आसपास कॉमेक्स पे सोना चला गया था, लेकिन आज ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है। कॉमेक्स पर भी $2000 के नीचे आ चुका है। MCX पर देखिए करीब $225 नीचे है और चांदी पर भी दबाव दिख रहा है। यहाँ पर भी $200 से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। कच्चा तेल और नेचुरल गैस, इन दोनों काउंटर में देखें तो कच्चा तेल फ्राइडे के सत्र में करीब 3% गिर गए थे MCX पर। आज हल्की रिकवरी यहाँ दिख रही है, आधे % के आसपास। नेचुरल गैस में आधे % की कमजोरी है। बेस मेटल्स की चाल देखें तो यहाँ पर दायरे में ही कारोबार हो रहा है। कुछ काउंटर्स ऐसे हैं जहां पर हल्की तेजी दिख रही है। कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम में हल्की तेजी दिख रही है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल की तरफ से 3 टॉप ट्रेड्स भी है। उनमें लगता है कि गोल्ड आज दिन के लिए आपको बेचकर जाना चाहिए। उनको यहां से और नरमी दिख रही है, लेकिन जो बेचना है वो 61,000 के ऊपर बेचे, यहां पर ना बेचे। यहां से 300-400 रुपए की रिकवरी आए तब बेचे। लेकिन चांदी उनको लगता है कि यहां से तेजी आ सकती है, तो चांदी खरीदारी की सलाह आ रही है मोतीलाल ओसवाल की तरफ से। एक और आखिरी कॉल है कच्चे तेल को लेकर। कच्चे तेल में भी उनको लग रहा है कि दिन के दौरान यहाँ पर आप बिकवाली करें, जो ऊपर के लेवल में और थोड़ी और रिकवरी है तो वहां पर बेचे। वापस से कच्चा तेल 6650 तक आ सकता है। डिम्पी, ठीक है विश्वमोहन, ये शुक्रिया। फिर आप 10 बजे हमारे साथ कनेक्ट होइएगा बाद में और एक बार फिर से बताइएगा कि कैसे हमको ट्रेड लेने चाहिए। कुछ एक ट्रेड जो थे उन्होंने पहले आपको बता दिए। खैर, बाजार खुलने को है 118 पॉइंट आज निफ्टी गैप के साथ फिर से खोल रहा है। 348 का लेवल है, 400 का एक रेजिस्टेंस है, 400 सवा 400 एथिकली देखा जाए तो उसको भी ये चेस करने के लिए पहुंचेगा। 200 के बाद अब बड़ा गैप आ चुका है, इसलिए अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस को बढ़ाइए जिनके पास भी पुराने लगे हुए हैं। पहले जिन्होंने 19,119,000 के लगाए, अब 19,200 का लगा लीजिए। आज सुबह प्रशांत भी आपको कह रहे थे फ्यूचर के हिसाब से आप 300 का भी लगा सकते हैं। करीब 65 से 70 पॉइंट का प्रीमियम भी आपको इसके अंदर दिखेगा। खैर, मैं आपको बता देता हूँ आज के टॉप गेनर कौन कौन से हैं, बाजार का शुरुआती हेल्प कौन करेगा। शुरुआत में होगी अदानी एंटरप्राइज की तरफ से हेल्प, 1% गैप के साथ वो खुलेगा। टाइटन, टाटा स्टील, हिंडाल्को, HDFC बैंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे शेयर करीब करीब 1% ऊपर खुल रहे हैं। इन सभी शेयरों से आज आपको शुरुआती फ़ायदा मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले शिवांगी ने हमको अपोलो हॉस्पिटल की ट्रेडिंग कॉल बताई, वो हल्के नुकसान के साथ खुल रही है। एक्चुअली थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, पिछले 3-4 दिन से अच्छा चला अपोलो, तो आज हो सकता है गैप के साथ थोड़ा डाउन करे, उसके बाद फिर से चलने लग जाए। सन फार्मा भी एक बिल्कुल फ्लैट खुलेगा, ये भी 3-4 दिन से चल रहा था। और HDFC लाइफ भी बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि कुल मिला के 50 में से 48 शेयर ऐसे हैं जो कि हर निशान में खुलने की तैयारी कर रहे हैं। आप इसी से ही आइडिया लगा लीजिए कि बाजार के अंदर आज ओपनिंग काफ़ी अच्छी फिर से दुरुस्त होती हुई दिख रही है। ऊपर से शेयर्स अच्छे हैं, 1450 शेयर एडवांसेस के अंदर आपको दिख रहे होंगे। 118 पॉइंट के बाद सीधा 103 पॉइंट का टिक, 19,300 के आसपास थोड़ा कंसोलिडेशन का समय लगेगा, लेकिन 19,400 मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, 19,200-250 एक सपोर्ट एरिया है। उसके बीच में आज चर्निंग होती हुई दिखेगी। देखते हैं पड़ा किस तरफ ज़्यादा भारी होता है। SBI जिसके नंबर अच्छे आए वो करीब 0.5% ऊपर है। साथ ही आप फटाफट से दिखा दीजिए टाइटन को भी, जो कि आज टॉप लीडर्स बन रहा था। आज उसके अंदर देख लेते हैं कितना गेन हमको और मिला। हिंडाल्को करीब 1% ऊपर है। ये JSW इंफ्रा जिसके नंबर्स हैं, हिंडाल्को भी 1% ऊपर। अदानी पोर्ट्स के अंदर करीब आधे से पौने 1% की मजबूती है। JSW स्टील करीब आधे पौने 1% ऊपर है। कोल इंडिया, L&T आज शुरुआत में फिर से आधे % ऊपर हैं। इन आधे % में आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज अभी नहीं दिख रहा। इन्हीं सभी बढ़त में अभी आपको कोई IT कंपनी नहीं दिख रही होगी। एक बार जरा स्क्रीन पे TCS, इन्फोसिस और रिलायंस इंडस्ट्रीज को दिखाइएगा। HDFC बैंक जो एक अच्छे गैप के साथ ओपन कर रहा था वो थोड़ा सा नीचे गया है। देखते हैं अभी क्या होता है। 1600 शेयर
अभी भी बढ़कर कामकाज करते हुए दिख रहे हैं। 207 शेयर्स का अभी भी डिक्लाइंस आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर शेयर्स आपके सामने छांट के लेके आऊँ और आपको दिखाऊँ सामने। जरा नेक्स्ट 50 वाला चेक करेंगे तो जोमेटो नंबर्स के बाद 4% ऊपर है, बजाज होल्डिंग 1.5%, IOC ये थोड़े इन्वेस्टमेंट्स वाली कॉल्स हैं, रखनी पड़ेंगी, ये आज 1% और जोड़ रहा है आपके प्रॉफिट को। इंडिगो भी नंबर्स जैसे अजय बता रहे थे थोड़े ख़राब हैं, लेकिन रिएक्शन उतना अभी ख़राब नहीं दे रहा है, 1 से 1.5% ये ऊपर अभी चल रहा है। इसके अलावा SRF ये करीब 1 से 1.5% के गेन के साथ आपको अभी ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो 1600 वर्सेस 200 शेयर इंडिकेट कर रहा है कि बाजार थोड़ा चर्न करेगा। अभी एक बार मैं आपको 5-10 मिनट के बाद इंडिया विक्स और एडवांस डिक्लाइन भी दिखाऊंगा, अभी नहीं। हीट मैप एक बार जरा स्क्रीन पे लेके आइए, उसके फिर हम छोटे मझोले शेयर्स के बारे में पता कर लेंगे और साथ ही साथ फिर ये पता करेंगे कि आज के मेहमान हमको ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन से दे रहे हैं। मेरी नज़र जारी है बार बार एक और दो और शेयर्स पे जिनका शुरुआती गेन काफ़ी अच्छा आया है, जैसे सुजलॉन जैसे शेयर्स, इस पे भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। बैक टू बैक सर्किट वाले शेयर्स बन चुके हैं, देखते देखते सुजलॉन 36 रुपये का हो गया। ये आप हीट में अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। काफ़ी दिनों बाद कोल इंडिया आपको फिर से टॉप गेनर की श्रेणी में आ रहा होगा। JSW स्टील है, रोबोटोकॉप, ये 3-4 शेयर्स वो हैं जिनमें अब थोड़ा स्लो मूवर्स हैं बट ये अच्छा चल रहे हैं और बेस बनाने का काम तो हीरो मोटोकॉप भी अच्छा कर रहा है। ICICI बैंक, बजाज ऑटो, L&T जैसे शेयर्स भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसमें बड़ी वेटेज वाला शेयर आपको पूरी स्क्रीन पर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी बाजार अपने गैप को आज इंजॉय कर रहा है। करीब 90 पॉइंट ऊपर अभी भी ट्रेड बने हुए हैं। अब जरा बैंका से पता कर लेते हैं छोटे मचोले शेयर, साथ ही मेहमानों से भी हम कनेक्ट कर लेंगे। भी ले लेते हैं। आपने काफ़ी अच्छे स्टॉक्स ऑलरेडी नोटिस करा दिए। शिवांगी, आपसे शुरुआत करेंगे, कौन सा स्टॉक रहेगा आपका ओपनिंग ट्रेड आज का? जी बिल्कुल, ओपनिंग ट्रेड में हम देख रहे हैं कि मैं DLF के साथ बरकरार रहूंगी। इस स्टॉक में हमने देखा है कि अच्छी एक बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रही है और प्लस स्टॉक में जो है ओपनिंग के बाद से भी हमने देखा है कि थोड़ी बहुत अच्छे यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। तो वो मेरा ओपनिंग ट्रेड जो था वही मैं कंटिन्यू करना चाहूँ। चंदनी, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, JSW स्टील मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है, एक छोटा सा गैप अप मिला हुआ है और पर से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया था, तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 742 का। पहला टारगेट रहेगा 770 एंड सेकंड टारगेट विल बी 782। ओपनिंग ट्रेड खुश, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या रहेगा? तो अजय, मुझे यहाँ पे BLS इंटरनेशनल काफी अच्छा लग रहा है। अगर आप देखें तो काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम और मोमेंटम के साथ स्टॉक चले जा रहा है। अभी भी इसमें जो अपसाइड है ये काफी बाकी है हमारे हिसाब से। तो इमीडिएट बेसिस पे 292 और 298 के दो लेवल्स हैं, इनके लिए आप प्ले कर सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 278 ये जो लेवल है ये एज अ सपोर्ट एंड स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। मितेश पांचाल, आपका ओपनिंग ट्रेड? भी है 4200 के ऊपर बहुत है, तो मैं एजीओ का स्टॉप लॉस है यहाँ पे आज के सत्र के लिए दो टारगेट 4250 4280। 6% JSW इंफ्रा। गौरांग, आप ओपनिंग ट्रेड तो नहीं देंगे मुझे पता है, बट इस समय क्या नया रिसर्च कर रहे हैं आप? कोई नया आउटलुक आपने निकाला हो अपने आपकी ब्रोकर हाउस ने कुछ नया स्टॉक फंडामेंटल्स की बुनियाद पे? विकल्प तो बहुत सारे हैं अजय, और बुनियादी तर्क के आधार पर अगर एक ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी जो कि ज्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ध्यान देती है और पिछले 6-8 महीनों में काफी ऊपर के तरफ के दायरे भी हमने देखे, उसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक। मेरे ख्याल से इसकी श्रेणी छोटी मझौली शेयरों में आती है। करीबन 1200 के ऊपर के स्तर है मौजूदा। जो भी योजनाओं की गठन किया गया है और जो भी परिवर्तन माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने टिप्पणियां करी है, इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि एक तो राज्य परिवहन तरफ से बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं और आने वाले समय में मिलेंगे, और निजी क्षेत्र से भी इनको काफी अच्छे बड़े ऑर्डर्स मिलने की पूरी संभावना है। स्क्रैपेज पॉलिसी भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन सरकार लेके आई है, जिसके तहत ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक जैसी बाकी अन्य कंपनियां भी है
इनको पूरा पूरा फायदा मिल सकता है। ये मैं बुनियादी तर्क के आधार पर बात कर रहा हूं, तो समय सीमा कम से कम साल 1.5 साल की होनी चाहिए। ठीक है, ओके, लॉन्ग टर्म बेट है ये, साल के लिए आपको निवेश करना होगा। लेकिन स्टॉक्स, अगर आप सेक्टर्स की बात करें तो फिर से इस वक्त भी रियल एस्टेट सेक्टर आपको सबसे तेजी के साथ दिख रहा है सारे सेक्टर्स में। पिछले हफ्ते भी आपको याद होगा मैक्सिमम गेन्स जो आए थे वो रियल एस्टेट स्पेस से ही आए थे। 15 साल की ऊंचाई पर चल रहा है ये इंडेक्स और अब भी इसमें तेजी बनी हुई है, चाहे प्रेस्टीज, ब्रिगेड जैसे स्टॉक्स हों और अब तो रेमंड जैसे स्टॉक्स को भी इनमें ऐड करना चाहिए। और इनमें मैक्रोटेक जैसे सारे स्टॉक्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अब भी क्या हम शिवांगी बहुत लेट हो गए हैं कोई रियल एस्टेट स्टॉक पिक करने में, या व्यूअर्स के लिए आप कोई टेक्निकल लेवल्स पर एक अच्छा स्टॉक भी रिकमेंड कर सकते हैं जहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल दिख रहा हो? जी बिल्कुल, पूरे ही रियल एस्टेट स्पेस में काफी एक अच्छा एक्शन बना हुआ है, चाहे वो डीएलएफ हो, चाहे वो दूसरे काउंटर्स हो। तो यहाँ पे डीएलएफ का तो हमने जिक्र किया ही है। सोभा एक ऐसा काउंटर है जो भी हायर लोज बनाते जा रहा है कंटिन्यूसली, तो ये भी एक ऐसा स्टॉक है जो हम नजर में रख सकते हैं। पूरे ही स्पेस में हमने देखा है कि ये एक काफी एक अच्छा सीजनैलिटी वर्क करता है और यहाँ पे एक अच्छा अप मूव देखना चाहिए। सोभा की अगर हम लेवल्स की बात करें तो नेक्स्ट मुझे 800 लग रहे हैं ऑन द कार्ड्स और 760 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रख सकते हैं। तो आप शोभा डेवलपर्स को यहाँ पर इन लेवल्स पर ऐड करने की रिकमेंडेशन दे रही हैं, ठीक है। लेकिन इस बीच लार्ज कैप्स में कोल इंडिया की स्ट्रेंथ लगातार बनी हुई है, आप 320 की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मितेश, कोल इंडिया पर अगर आपने अपनी को रिपोर्ट्स निकाली हो तो आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं? सिस्टम और मेथड कितनी तेजी और बाकी दिखती है अभी कोल इंडिया में एक शॉर्ट टर्म के लिए? जो है उसमें तेजी जस्ट अभी शुरू हुई है। एक स्टॉक उसमें इसका नाम है भेल है, कोल ने जो आपने जिक्र किया इससे अब तक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आया नहीं, तो हमारे हिसाब से कंपनी में रहेगा और यहाँ से हमारा प्रॉब्लम है 6 से 9 महीने में दिख रही है। हाँ, ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम है मितेश, सुन नहीं पा रहे हैं आपको ठीक से। कोल इंडिया पर सवाल इनफैक्ट ये टेक्निकल राय किसी और से ले लेते हैं। सुमित, आप बताएंगे एक बार टेक्निकल चेक करके कि कोल इंडिया में और स्ट्रेंथ कितनी है, क्या राइट करें जिन्होंने नीचे से लिया हुआ? जी बिल्कुल, यहाँ पे आप बने रहिए, स्टॉक में अभी भी मूवमेंट कंटिन्यू रह सकता है। हमारे हिसाब से यहाँ पे टारगेट जो पहला रहेगा वो रहेगा 345 का। तो जिनको न्यू एंट्री लेनी है बिल्कुल आप यहाँ पे एंट्री लीजिए, और जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पे बने रहिए। 306 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। अबे मार्केट अगर आप देखेंगे ना, इसने ओपनिंग के लेवल को ब्रेक किया है। ओपनिंग का लेवल यानी कि जिस पे पहला टिका आता है। टेक्निकल्स में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस होती है कि आप कहाँ पे ओपन कर रहे हैं, उसके ऊपर जा रहे हैं, उसके नीचे जा रहे हैं। 124 पॉइंट ऊपर आ गए, इसका मतलब है कि बाजार के अंदर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और आने के चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी लग रही है। एक बार जरा एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए, साथ में इंडिया विक्स के अंदर जो 3% की तेज़ी है इसको भी जरा नोटिस करवा देता हूँ, ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले आप एडवांस डिक्लाइन और इंडिया विक्स दोनों को दिखा सकते हैं। ये एडवांस डिक्लाइन 163.20 शेयर है। ये जो गैप है ना, कम से कम 1:5 का रेशियो में रहेगा ना, तो आपका बहुत अच्छा कंफर्ट रहेगा। और आप देख पा रहे हैं आज तो कहीं ज़्यादा का गैप है। BC शेयर डिक्लाइंस में है। NSE BSE को भले आप छोड़ना चाहे 1 मिनट के लिए, वो मिड कैप कैटेगरी को चेक करने के लिए होते हैं टिपिकली। अब आते हैं इंडिया विक्स को। इन स्पाइट ऑफ दिस कि आज बाजार अच्छा चल रहा है लेकिन विक्स भी चल रहा है 3% का। विक्स के 2 कारण होते हैं, फर्स्ट वॉलिटिलिटी, दूसरा फियर वाला हिस्सा मार्केट के अंदर थोड़ा कम है, वो ब्रेकआउट होने के बाद ही रेज होगा। लेकिन वॉलिटिलिटी मार्केट के अंदर आई है, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर स्विंग बड़े मिलेंगे। ऑप्शंस वालों के दिन थोड़े और अच्छे आ रहे हैं, अगर जिनको स्विंग ट्रेडिंग करनी होगी तो उनके लिए अच्छा हो सकता है। एक गैप के बाद आज विक्स का 3% बढ़ना ये स्विंग का सूचक है। तो इसलिए मैं ये बात बोलूँगा कि जिनको ऑप्शंस भी ट्रेड करनी है ना, थोड़ा एक्टिव हो जाए। उनके वैसे भी 2-3 दिन से कॉल्स वालों के अच्छे दिन चल रहे हैं, बट थोड़ा और अच्छे चलेंगे क्योंकि मार्केट के अंदर स्विंग बढ़ेगा। आते हैं 1-2 शेयर्स और पे। आज सुबह हमने एक शेयर रखा था गोदरेज CP आपके सामने, ये चैनल का ब्रेकआउट है, डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट था। एक बार खुश आपसे पता कर रहा हूँ, गोदरेज CP मैं थोड़ा पोजिशनल रखूँगा, इस पूरी सीरीज के लिए भी रखूँगा। प्लस कर लूँ सर, ₹1 ऊपर है बस अभी तो। बिल्कुल डिम्पी, मैं कहूंगा बहुत सही स्टॉक जो है ये आइडेंटिफाई किया है आपने। अगर आप देखें तो इसके जो नियर टर्म एवरेजेस हैं
उनको क्रॉस करने में सक्सेसफुल रहा है। और जिस आप चैनल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल आज का जो मूव है उसके ऊपर उस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को ब्रेक करके ये ऊपर बहुत कंफर्टेबली अब प्लेस हो गया है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रिवाइवल प्ले डेफिनेटली बनता है। एक क्लियर बेस फॉर्मेशन अटेम्प्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे 975 980 के जो जोन्स है और वहां से स्टॉक रिबाउंड हुआ है। सो पोजिशनल बेट यहाँ पे अच्छी खासी हो सकती है। देखिए वैसे भी अगर हम देखें तो एफएमसीजी पैक जो है ये ऑलरेडी काफी बीटन डाउन है, तो पूरे पैक में रिवाइवल आ सकता है। और जिस तरीके का इसका सेटअप और रिवाइवल दिख रहा है, हो सकता है कि ये शायद लीड करे। तो यहाँ पे आप 1060 एंड 1000 रादर इनफैक्ट 1100 1060 और 1100 के जो दो लेवल्स हैं, इसके लिए इसमें पोजिशनल तौर पे बने रहे। स्टॉप लॉस जो है आपका ये बहुत क्लियर है, ये 995 पे आएगा। यहाँ पे आप देखें तो मल्टीपल एवरेजेस जो है इनका कन्वर्जेंस भी देखने मिलेगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 995 का, इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। कुछ ऐसा ही एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद आज जिसने अपने शेयर्स को नोटिस करवा रहा है वॉल्यूम के साथ, प्राइस के साथ, उसका नाम है टाटा एलेक्सी। आप देखिए 7800 के ऊपर आ गया, बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद ये शेयर चल रहा है। सुमित, आई होप आपको भी काफ़ी पसंद आएगा शेयर। ये टिपिकली 200 दिनों के एवरेज से राउंडिंग बेस बना रहा है, ये बहुत बढ़िया चलने वाला शेयर है। इसके पास एक गैप भी है सर 8500 के, 8300 से 8500 का। मेरे को लग रहा है 8300 का हो जाएगा शेयर। रख लें सर इस सीरीज के लिए टाटा एलेक्सी। जी बिल्कुल, हम एक थियरी बोलते हैं कि प्रीवियस रेजिस्टेंस विल एक्ट एज द सपोर्ट। तो सेम यहाँ पे 7400 7500 का जो जोन है, एक सपोर्ट और एक बेस बना के स्टॉक ने यहाँ पे रिबाउंड किया है। आज गैप अप भी है और एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है। आप यहाँ पे बिल्कुल बने रहिए और न्यू पोजीशन भी बना सकते हैं। सो से परसों का जो लो है 7500 का, वो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज करें 8200 के टारगेट के लिए। कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की तरफ बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स लिमिटेड, TRIL, ट्रिल इसको कहते हैं। इस स्टॉक की तरफ नजर डालिए। पिछले वीक इसके अंदर एक ब्रेकआउट आया था, आज फॉलो अप बाइंग नजर आ रही है। 3% ऊपर है, 185 का भाव है। इससे अगर आप 3 से 6 महीने का चार्ट देखें या न्यूज फ्लो देखें तो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर इसके अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये एक बैंड में, एक चैनल में ट्रेड कर रहा था, लेकिन लग रहा है ये कि पिछले हफ्ते ये चैनल इसने ब्रेक किया 185 के आसपास। क्या आगे बढ़ सकता है? शिवांगी, जरा ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स, TRIL, ट्रिल, इसके चार्ट चेक करके बताएं क्या लेवल्स पॉसिबल हैं, क्या ये अच्छा भाव है लेने का? बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि वीक ऑन वीक बेसिस पे एक अच्छा अप्रूव देखने को मिला है। इनफैक्ट ये स्टॉक में हमने पिछले साल जुलाई से लेके अभी तक कोई भी छोटे डिक्लाइंस में हमने देखा है कि खरीदारी के तरफ तब्दील हुआ है। और बिल्कुल यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि टेक्निकली अगर हम बात करें तो 190 तक के लेवल्स नेक्स्ट है, और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 196 के आसपास। स्टॉक में एक अच्छी सपोर्ट बेस पाएंगे। अपने एक रेंज से भी निकला है स्टॉक, रेजिस्टेंस जो हुआ करता था इसका करीबन 179 के आसपास, उसको तोड़ा है स्टॉक ने। 180 के एक क्रूशियल सपोर्ट को ध्यान रखें, क्योंकि वहीं से हमने देखा है कि एक रोल रिवर्सल बनते हुए दिखेगा। L&T सडनली बहुत तेजी से टॉप गेनर बन गया इंडेक्स का। जरा लेके आइए डॉक्टर साहब L&T का इंट्राडे लेके आइए। अभी अभी उसके अंदर एक अच्छा सा मूव आता हुआ नजर आ रहा है, डेज हाई की तरफ आ गया, 30 रुपये ऊपर, 3000 क्रॉस करने के कगार पे बैठा है। सुमित, ये पहले अगर हम देखें तो 3100-3200 के करीब गया है। 6 महीने का चार्ट देखिए, रिजल्ट के आसपास थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आई और वापस धीरे धीरे मूव आ रहा है। क्या इस भाव से इसको राइड करना चाहिए? स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएं? देखिए, जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, तो जो आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात की, दैट विल बी अराउंड 2850। तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप यूज कर सकते हैं। बाकी फ्रेश एंट्री के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूंगा। एक मल्टीपल टॉप अराउंड द लेवल्स ऑफ 3100 बना के स्टॉक नीचे आया था, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, नॉट द वीक, लेकिन जो वीकनेस आएगी वो आएगी 2850 के नीचे। तो ट्रेल कीजिए, फ्रेश पोजीशन के लिए मैं अभी भी वेट करूंगा। ऑल राइट, ठीक है। तो ये तो बात हुई L&T पर, लेकिन आज बैंक स्टॉक्स में भी आपको बहुत बड़ी मूव्स नहीं दिख रही हैं। जितने भी मिड कैप PSU बैंक्स हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इनफैक्ट कुछ बड़े लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स में 1% तक की मूव है। कोई बैंक इन लेवल्स पर ऐड करेंगे कुछ?
तो प्रियंका देखिए, जो ओवरऑल हम स्लगिशनेस कह सकते हैं या वीकनेस कह सकते हैं हमें बैंकिंग स्पेस में नजर आ रही है। इसके चलते मेरी राय रहेगी कि फिलहाल आप जो छोटे बैंक्स हैं इनको अवॉइड करके चलें, स्टिक विद द बिग नेम्स, एटलीस्ट द वंस दैट आर डूइंग वेल। और पिछले 4 से 5 सेशन से हम एक्सिस बैंक के बारे में लगातार बात करते आए हैं कि प्राइवेट स्पेस में ये एक बैंक है जो यहाँ से आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ सकता है। तो आप देखें तो 970 के करीब लो से ऑलरेडी 1000 के लेवल्स के पास ऑलरेडी आ चुका है, तो एक डिसेंट सी अप मूव आई है। अब ये छोटा सा एक रेजिस्टेंस जोन है, बट इसके पार अगर यहाँ पे सस्टेन करता है और क्लोज देता है इसके ऊपर, तो आप यहाँ पे 1030 और 1050 के जो लेवल्स हैं ये आते हुए देखेंगे। तो पोजिशनल कोई अगर बेट लेना चाहे तो बैंकिंग स्पेस में मेरे हिसाब से यहाँ पे एक्सिस बैंक हमें अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। सो इस पे नजर रखें। छोटे मझोले बैंक फिलहाल बिकॉज द सेक्टर इज अंडर अ बिट ऑफ अ प्रेशर, अवॉइड करके चलें, या एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा के चलें। बैंक्स की बात कर रहे हैं तो एक बहुत अनयूजुअल नेम है गौरांग। बैंक्स में बहुत कम बात होती है इसके ऊपर, क्योंकि वो एक्चुअली पेमेंट बैंक है। फिनो पेमेंट बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ हफ्तों में इसमें खबर ये आई है कि एक तो पेमेंट बैंक के पूरा अगर आप एक्सपेरिमेंट को देखें तो सिर्फ एक पेमेंट बैंक सक्सेसफुल हुआ है, वो है फिनो पेमेंट बैंक। और अब इनको आरबीआई फुल सर्विस स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने की इजाज़त देने वाली है, दे चुकी है या देने वाली है। और व्यू ये आ रहा है कि जब कोई पेमेंट बैंक फुल सर्विस स्मॉल फाइनेंस बैंक बनता है तो अगले कुछ 2 से 4 सालों में इनमें प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत सारे नए आयाम खुल जाते हैं। इस भाव से 370-72 से करेक्ट होके आया है नीचे 270-300 के आसपास। क्या आपको इसके वैल्यूएशन ठीक लगते हैं? आपने इसके ऊपर काम किया? गौरांग अनम्यूट करें प्लीज। सॉरी अजय, क्षमा चाहूंगा। ये इस क्षेत्र के ऊपर मैं बात करूंगा क्योंकि फिनो पेमेंट पर कवरेज नहीं है, और हमारे तरफ से काफी कुछ कवरेज है स्मॉल एंड ये जो माइक्रो फाइनेंस या प्योरली पेमेंट बैंक्स का जो एक जमोला है। बैंकिंग द अनबैंक्ड एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल से मुहिम काफी लंबे समय से चल रही है, और भारत के जो ग्रामीण मध्यम ग्रामीण भाग है वहां तक और भी सक्षम रूप से इन सेवाओं को पहुंचने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप उदाहरण के तौर पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जैसी कंपनियां हैं। हाल ही में एक आईपीओ खुला हुआ है, उस पर भी हमने आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी है। कहने का तात्पर्य है कि जो आप बता रहे हैं अजय, वो सक्षम रूप से मेरे ख्याल से जमीनी स्तर पर लागू होने की पूरी संभावना है, और अलग अलग और भी मेरे ख्याल से वर्टिकल्स खड़े होंगे इनके पास जैसे जैसे इनको अनुमति मिलती जाएगी। तो कारोबार करने के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी बात बोली। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ खुला हुआ है। गौरांग, एक क्विक फॉलोअप, आपने इसके ऊपर आईपीओ नोट निकाला है? मैं देख रहा था कि सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन मुझे काफ़ी नीचे नज़र आया। 1.2 टाइम्स कोई और स्मॉल फाइनेंस बैंक दिखाई नहीं दिया। क्या ये सही है? क्या नज़रिया सही है? क्योंकि पिछली बार भी जब किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने, उत्कर्ष ने शायद अपने आप को, जो बनारस की कंपनी है, उन्होंने राइट प्राइस किया तो बड़ा अच्छा पैसा बना रिटेल इन्वेस्टर्स का। इससे भी क्या उम्मीद नजर आ रही है? तो उत्कर्ष पे भी हमारी खरीदारी की राय थी, और ये जो आईपीओ खुला हुआ है इस पर भी हमारी लंबे अवधि के लिए खरीदारी की राय है। और एक बहुत महत्वपूर्ण कारण अजय होता है छोटे निवेशक, जहां तक किसी आईपीओ पर आकर्षण होना या फिर उसका बहुत गुना सब्सक्रिप्शन हुआ, वो है मूल्यांकन। अगर आप ज्यादा महंगा आईपीओ लेकर के आएंगे तो लोग उसको पसंद भी नहीं करेंगे और दूर रहने की कोशिश करेंगे। अगर मूल्यांकन के आधार पर आप निवेशकों के लिए टेबल पर कुछ छोड़ जाते हैं तो न तो सिर्फ लंबी अवधि के लिए निवेशकों के लिए आकर्षण बन जाता है, लेकिन खास करके उन गुट के लिए जो केवल मात्र लिस्टिंग गेन्स के लिए भी शायद या छोटी अवधि में मुनाफा मिल जाए, उस विचारधारा से पैसे लगाते हैं आईपीओ में। तो मूल्यांकन काफी अट्रैक्टिव है इस पर्टिकुलर आईपीओ का।
है तो आप इसमें आईपीओ में पैसा लगाने की सलाह भी दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आगे 10 बजे आपके लिए मार्केट महारथी में आज मृणाल सिंह से बात करेंगे, उनसे भी समझेंगे कि वो इस नंबर्स पर क्या एस्टिमेशन दे रहे हैं, आगे बाजार आगे फंडामेंटल स्टोरी कितनी स्ट्रॉन्ग दिख रही है उन्हें, वो सारी बातें हम 10 बजे जरूर करेंगे। लेकिन कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। पीबी फिनटेक, इसके नंबर्स आए थे, हालांकि लॉस आया था, बहुत बड़ा लॉस फिगर नहीं था, लेकिन ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री आप देखें तो इस स्टॉक ने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। आज 4.25% की तेजी है। पीबी फिनटेक पर शिवांगी होगी आपकी रिकमेंडेशन बाय की? जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हल्का मोमेंटम जो है वो लॉस्ट जरूर था पिछले कई हफ्तों से, पर हम देख रहे हैं कि स्टॉक अब जो है थोड़ी रिकवरी के मोड पे जा रहा है। प्रियंका, मेरी राय ये रहेगी कि हम थोड़ा यहाँ वेट एंड वॉच करें। वीकली में फिर भी एक नेगेशन जो है उसको ट्रस्ट करना मुश्किल है अभी इन जोन्स पे। तो मेरी राय रहेगी कि हम वेट करें 750 के ऊपर अगर होल्ड करता है तो एक अच्छी यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वाइज अगर ट्रेड जो है वो बैठेगी, तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक दो शेयर और हैं। इंडिया सीमेंट के अंदर आज वापस ओपनिंग में ही अच्छी सी बाइंग बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर थोड़ी वॉलिटिलिटी मिलेगी तो इंडिया सीमेंट के अंदर कोई ट्रेड बनता है, बड़े ज़्यादा चेक करवाते हैं कुछ। आप हर चीज़ के लिए ओपन रहिएगा। इंडिया सीमेंट में हम ऑप्शंस में भी काम करेंगे, फ्यूचर्स में भी, कैश में भी। आप देख के बताइए ट्रेड लेना है कि नहीं लेना। डिम्पी, देखिए इसमें आप ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। एक बेस फॉर्मेशन के बाद हमने एक रिकवरी देखी है। स्टॉक बीच में 200 के नीचे भी स्लिप हुआ था, बट वहां से बहुत शार्प रिबाउंड आया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बिल्कुल बनता है। अगर मैं नियर टर्म में देखूं तो टारगेट्स इसके जो हैं वो 220 और 227 के आसपास के जो लेवल्स हैं यहाँ के निकल के आ रहे हैं। अब इसके कुछ स्ट्राइक्स हैं जिसमें ऑप्शंस काफी एक्टिव हैं। तो अगर आप चाहें तो 220 का जो इसका स्ट्राइक है, इसी में आप एक पोजीशन चाहे तो बना सकते हैं। 470 के आसपास इसका रेट चल रहा है, 40 रुपए 70 पैसे, 40 रुपए 80 पैसे के आसपास। अगर इसमें जो हम टारगेट्स कह रहे हैं वहां तक का मूव आता है तो ये बहुत इजीली 6.5 और 8 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है, जो ये 220 का ऑप्शन है इंडिया सीमेंट्स का 30 नवंबर की एक्सपायरी वाला। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो आप 2.5 रुपए के पास लेके चलें। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से देखें तो काफी फेवरेबल है, क्योंकि एक अच्छे खासे डिप के बाद स्टॉक में एक नई राउंड ऑफ रैली शुरू हो रही है। तो ऑप्शन के द्वारा चाहे तो भी प्ले कर सकते हैं, जस्ट दैट कि अपने स्टॉप लॉसेस इन दैट केस बहुत स्ट्रिक्टली लेके चलें। ठीक है। एक और सरकारी कंपनी है जिसके पास 200 दिनों के एवरेज का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 2 दिन से गैप कर रहा है। उस शेयर का नाम है कंटेनर कॉरपोरेशन। वॉल्यूम भी अच्छा है। आज 740 को अटेम्प्ट कर रहा है पार करने की, अभी तक तो नहीं हुआ। क्या होगा, और अगर होगा तो उसके बाद नए लेवल्स क्या आएंगे, एक बार ज़रा ये पता कर लेते हैं। ये सुमित जी जरा आपसे पता, प्रशांत आ गए हैं, प्रशांत से पता करते हैं। प्रशांत, जरा कंटेनर कॉरपोरेशन को चेक कीजिए, 732-33 के आसपास चल रहा है। 740 छोटा रेजिस्टेंस है, दम बहुत है, गैप अच्छा मिल रहा है। तो डिम्पी जी, सबसे पहली बात होगा शुक्रवार के वॉल्यूम्स, वेरी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, और आज ऑलरेडी एक अच्छी मूव दिखा रहा है। मुझे लग रहा है जो लेवल आपने कहा है 740, इसके ऊपर एक बहुत वैलिड ब्रेकआउट इसमें दिखाई देगा, तो 740 के ऊपर खरीदारी की राय होगी। स्टॉप लॉस हम रखेंगे 728, 728, और जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 755 से लेके 760 तक देख रहा हूँ, और ज्यादा भी जा सकता है, बट फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से हम 760 का टारगेट मान के चलेंगे। और ओवरऑल मुझे लग रहा है पैटर्न काफी पॉजिटिव है। आफ्टर अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूव शुक्रवार से एक बहुत अच्छी अपमूव शुरू हुई है, और मुझे लग रहा है वॉल्यूम बैक्ड है, तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। स्टॉक लेके आइए स्टार हेल्थ और लेके आइए रेलिगेयर एंटरप्राइजेस। दोनों में एक सिमिलैरिटी है, क्योंकि स्टार हेल्थ ऑफ कोर्स बड़ी कंपनी है, और केयर हेल्थ जो रेलिगेयर एंटरप्राइज में बैठी है वो सेकंड बिगेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है। और खबर ये आ रही है बाजार में कि स्टार हेल्थ प्राइस हाइक्स लेने वाला है। तो स्टार हेल्थ के लिए तो पॉजिटिव होगा ही, ये रेलिगेयर एंटरप्राइजेस के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि केयर हेल्थ है उसके अंदर, और सेक्टर में जब प्राइसिंग ऊपर मूव करती है तो पूरे सेक्टर के लिए पॉजिटिव होता है। गौरांग, आपने स्टार हेल्थ, केयर हेल्थ देखा है? गौरांग, अनम्यूट करें प्लीज। हेल्थ पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और यहाँ पर भी अगर आप देखने जाए तो जिस प्रकार से मैनेज कुछ
दिक्कतें थी कुछ हॉस्पिटल्स में जो इनका टाई अप था उसको लेकर के, लेकिन वहां पर मैनेजमेंट ने और हॉस्पिटल्स ने साथ में बैठ करके जो भी मसला था वो निर्णायक तरीके से सुलझा दिया है। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जिस प्रकार से आपको एक टर्म इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है आपके जीवन में, उसी प्रकार से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस की भी उतनी ही आवश्यकता होती है जिस प्रकार से आपको एक जीवन बीमा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। ठीक है, तो ये तो बात हुई स्टार हेल्थ की, लेकिन बाजार जिन लेवल्स पे खुला है उन्हीं के आसपास है। थोड़ी सी बस कुछ पॉइंट्स की ज़रूर तेज़ी देखने को मिली, लेकिन बहुत बड़ा कोई फॉलो बाइंग अभी नहीं दिखा है गैप अप होने के बाद। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में जहां अच्छी मूव्स बनी और खैर खुले भी मेटल के स्टॉक्स तेज़ी थे, वहां पर अब मेटल के कुछ और स्टॉक्स भी दिख रहे हैं। टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में आपको मूव दिख रही है, और जो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ इनफैक्ट लास्ट वीक आप देखें तो ऑटो कहीं ना कहीं थोड़े सॉफ्ट थे। ऑटो स्टॉक्स में आपको पीछे के कुछ मिनटों में हीरो मोटोकॉर्प, आयशर मोटर जैसे स्टॉक्स में थोड़ी सी मूव दिखी है। क्या यहाँ से कोई और जहाँ पर एक तेज़ी का ट्रेड मिल सकता है उसमें हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स होंगे क्या कुछ? तो प्रियंका देखिए, एक रिवाइवल प्ले है। बाकी जो स्टॉक्स थे जो परफॉर्म कर रहे थे उसमें हीरो मोटोकॉर्प का नाम नहीं आया था, लेकिन जो इसका सपोर्ट जोन है 3050 के आसपास का, इस रीसेंट फॉल में वहीं से स्टॉक रिबाउंड किया है। तो बिल्कुल एक रिकवरी कह सकते हैं कि आप यहाँ पे ड्यू है। उसका आज दूसरा दिन है जहाँ पे हम एक फॉलो बाइंग देख रहे हैं। तो कोई एक रिवाइवल प्ले के हिसाब से प्ले करना चाहे इसमें तो बिल्कुल एंट्री ले सकते हैं। अच्छा बेस फॉर्मेशन अटेम्प्ट होता हुआ नजर आया है यहाँ पे। हो सकता है मोमेंटम थोड़ा सा मिसिंग हो, बट देयर इज अ कैचअप ट्रेड हियर फॉर श्योर। यहाँ पे ऊपरी स्तरों के जो मेरे पहले लेवल्स हैं ये 3220 के हैं, और जो दूसरा टारगेट है ये 3270 के पास का निकल के आ रहा है। नीचे में अगर आप स्टॉप लॉस चाहें तो 3070 के आसपास लेके चलें। तो एज ए सेड, बेस अटेम्प्ट है, कंजेशन जोन से फिर रिवाइव कर रहा है, और एक कैचअप ट्रेड यहाँ पे हीरो मोटोकॉर्प में प्ले किया जा सकता है। राइट, यानी लगभग यहाँ से 80 रुपए का पहला आपको लगता है तेजी का ट्रेड, और दूसरा टारगेट आपको लगभग 100-125 के ऊपर दिखता है। हीरो मोटोकॉर्प शॉर्ट कवरिंग अच्छी दिख रही है इन स्टॉक्स में। इनफैक्ट जिन स्टॉक्स में अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिख रही है उसमें कुछ सेलेक्टिव सीमेंट काउंटर्स भी हैं। जेके सीमेंट के भी बहुत स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स आए थे, और जेके सीमेंट कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए हैं। जेके सीमेंट में एक अच्छी मूव हमने देखी, पिछले हफ्ते भी देखी। जेके लक्ष्मी सीमेंट में भी अच्छी तेज मूव थी। आज आपको वहां 2% दिख रहा है, और इंडिया सीमेंट्स में अभी तेजी से आपको शॉर्ट्स कवर होते हुए दिख रहे हैं। 5.5% की मूव हो चुकी है ऑलरेडी। क्या जेके इंडिया सीमेंट्स इस वक्त 4% की तेजी के साथ, क्या और फर्दर एक कैचअप के लिए इसमें ट्रेड लेना चाहिए सुमित, या फिर सीमेंट काउंटर स्पेस से कुछ और देखेंगे आप? जी, यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर देखे तो इंडिया सीमेंट का बहुत पॉजिटिव है। एक इनसाइड बार का फॉर्मेशन हुआ था 2 दिन पहले, जो अपना पिछला 200 का इनका एक सपोर्ट लेवल था, तो वहीं से स्टॉक बाउंस कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पे फ्रेश पोजीशन आप यहाँ पे बनाइए, और सेम 200 के नीचे का एक 198 का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन करूंगा। यहाँ पे लग रहा है कि ये पिछला अपना जो रेजिस्टेंस था 235 से लेके 240 का जो जोन है, वहां तक स्टॉक रिबाउंड कर सकता है। तो बिल्कुल आप यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाइए। ठीक है, ये दूसरे एक्सपर्ट हैं जो इंडिया सीमेंट में बता रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने भी कुछ यही बात पता की थी, उन्होंने भी कहा था कि यस आप बाय पोजीशंस कर सकते हो। एक बात और, मार्केट में खुलने के बाद से ठहराव इसलिए आ गया क्योंकि एक टफ फाइट चल रही है आपस में बुल्स वर्सेस बियर की। एक्चुअली में बुल्स वर्सेस बियर नहीं है, ये सिर्फ बुल्स को ही ये देखना है कि और कितना शॉर्ट कवर है। बियर तो भी एक्टिव ही नहीं हुआ, वो होगा भी नहीं अभी जल्दी एक्टिव, क्योंकि 19,200 के नीचे जाके वो एक्टिव होगा। लेकिन सिर्फ बुल्स के पास ताकत कितनी है, और हमने कई बार आपको ना अपनी लैंग्वेज में बताया कि शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट लिव्ड होती है। ये बहुत दिन तक आप शॉर्ट कवरिंग नहीं करा सकते। आपको नया फ्यूल, नई पावर, नई खबर, नया जोश और जुनून आपको मार्केट के अंदर चाहिए। ये 19,400 तक आके फ्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो आपको नए फ्यूल की रिक्वायरमेंट है। देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो खैर 19,400 होने में भी 30-40 पॉइंट और चाहिए होंगे। आज जो कमज़ोर शेयर है ना, जरा उसकी भी चर्चा करते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या ये स्ट्रक्चरली वीक हो रहा है? 1-2 दिन से अच्छा चला, लेकिन आज इसके अंदर उतना दम नहीं दिख रहा। एक बार जरा चेक करेंगे प्रशांत आप, बैंक ऑफ बड़ौदा। जी रिपी जी, अगर हम इसके पैटर्न को देखें तो एक्सट्रीमली नेगेटिव, और मुझे लग रहा है कि मेरी स्ट्रेट राय होगी कि आप अगर लॉन्ग हो तो आज जो डे लो बना है उसके जस्ट नीचे 194 पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के रखो, क्योंकि अगर ये ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है ये स्ट्रेट 185-186 तक जा सकता है।
तो मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा पैटर्न वीक है। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 194 स्ट्रिक्ट सिस्टम में होना चाहिए। ब्रेक हो जाने पे एग्जिट कर दीजिए। JSW इंफ्रा के मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिस्टर सांघवी। और अब देखिए JSW इंफ्रा में बाइंग तो आ ही रही है, 4-5% ऊपर है और 6%, और प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है, घट नहीं रहा है, गैप अप के साथ घटा नहीं है, लगभग मेंटेन करके चल रहा है, क्योंकि रिजल्ट्स जो पहले रिजल्ट है लिस्टिंग के बाद वो बहुत अच्छे आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सांघवी साहब आज हमसे बात करने के लिए। अगर हम JSW इंफ्रा के बारे में बात करें, सबसे पहले हमें जो टॉप लाइन ग्रोथ आई है, रेवेन्यू की ग्रोथ आई है, ट्रैफिक, वॉल्यूम ग्रोथ, प्राइसिंग, कैसे अगर आप ब्रेकअप करके हमें समझाएं इस क्वार्टर में क्या हुआ? हाँ, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ हमारी जो इस क्वार्टर में हुई है वो 27% ग्रोथ हुई है। और आप अगर क्वांटिटी ग्रोथ जो है, वॉल्यूम ग्रोथ इस एक्चुअली हमारी 27% है और रेवेन्यू ग्रोथ है 29%। तो ये हमारे जो 2 पोर्ट्स हैं और 7 टर्मिनल्स हैं, उनकी टोटल क्वांटिटी इस बार हमारी 23.68 मिलियन टन हुई है, जो कि Q2 FY23 में 18.72 मिलियन टन थी। तो हमारे जो जयगढ़ और धर्मतर पोर्ट हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है। वहाँ पे करीब 35% और 33% उन दोनों में ग्रोथ रही। उसके अलावा हमारा जो कोल का प्रोजेक्ट है पारादीप में, उसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही, वहाँ पे 28% की ग्रोथ रही। तो कुल मिला के ये 3-4 जो हमारे टर्मिनल्स हैं वो उनकी परफॉर्मेंस लास्ट क्वार्टर्स को कंपेयर में काफ़ी स्ट्रांग रही। तो वो टोटल मिला के हमारी ग्रोथ जो है 27% रही, और उसी लाइन पे जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 29% रही है। तो कार्गो मिक्स के कारण थोड़ा सा चेंज आता है रेवेन्यू ग्रोथ में और कार्गो की ग्रोथ में। तो हमारे इस केस में 29% की ग्रोथ देखने को मिली। सांघवी साहब, अगर हम ग्लोबल डिसरप्शंस की बात करें, कभी वॉर की बात होती है, आपको लगता है इन सब के चलते कुछ तरह का ट्रैफिक ग्रोथ में कुछ इशू हो सकता है, या आपको लगता है कि सेकेंड हाफ द ईयर में भी ट्रैफिक ग्रोथ मजबूत रहेगा? देखिए, हमारे इस बिजनेस में, पोर्ट बिजनेस में, नॉर्मली सेकेंड हाफ की ग्रोथ फर्स्ट हाफ से अच्छी रहती है। वो ट्रेडिशनली भी आप पहले भी रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि सेकेंड हाफ में जो Q2 है वो नॉर्मली मानसून का महीना होता है। तो मानसून के महीने में कुछ ना कुछ डिसरप्शन अपने ईस्ट कोस्ट में या कभी कभी वेस्ट कोस्ट में भी देखने को मिलते हैं। तो उसके कारण उसकी ग्रोथ हमेशा थोड़ी सी कम रही है। और हम देखते हैं अराउंड 7 to 10% हमेशा कार्गो सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है। और हमारे को दूसरे और कोई एंगल से ऐसा कोई दिखता नहीं है कि उसमें ग्रोथ में कोई कमी आने का। जो जियोपॉलिटिक्स के जो हैं वो वैसे तो अनसर्टेनिटी रहती है, पर फिर भी हमको ऐसा नहीं लगता है कि कोई हमारे को बहुत कोई बड़ी अड़चन का सामना करना पड़ेगा। और वैसे भी जो कोल जो हमारे हैं पारादीप में, वो हमारा इंटरनल मटेरियल ही आता है। जो कोल इंडिया से मटेरियल आता है वो कोस्टल कार्गो के थ्रू आता है। तो उसको जियो पॉलिटिक्स से कोई भी ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑलराइट, मिस्टर सिंह ने थोड़ी सी डिटेल्स और आपसे आपके प्रोडक्ट मिक्स के बारे में भी समझना चाहेंगे। डिफरेंट कैटेगरीज है, अगर आप हमें बता पाए, बल्क, लिक्विड और कंटेनर, और इनफैक्ट जो ओवरऑल जो मिक्स देखने को मिला है ग्रुप वर्सेस थर्ड पार्टी, उस पर भी थोड़ी और डिटेल बताएं। हाँ, पहले मैं आपको ग्रुप के बारे में बताऊं कि ग्रुप कार्गो हमारा जो है और जो थर्ड पार्टी कार्गो है, तो थर्ड पार्टी कार्गो हम लोग काफी फोकस दे रहे हैं लास्ट कुछ सालों से। तो वो लगातार हमारा थर्ड पार्टी का कार्गो बढ़ता जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो ये 36% हमारा थर्ड पार्टी हो गया और 64% ग्रुप कार्गो है, जो लास्ट ईयर 34% और 32% के बीच में था। तो वो अभी बढ़ के 36 आया है, और हम देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में ये 38 से 40% तक थर्ड पार्टी कार्गो जाता हुआ दिख रहा है। हम लोग काफी कुछ जो नए एक्विजिशन की तरफ देख रहे हैं, वो भी सब थर्ड पार्टी को बढ़ाने के हिसाब से ही हमारा प्रयास जारी है। तो हमको लगता है कि 40% के पास में हमारा थर्ड पार्टी कार्गो बढ़ना चाहिए 18 से 24 महीने में। और ओवरऑल कार्गो मिक्स की बात करें तो हमारा आयरन ओर और कोल,
ये एक मेजर पार्ट है, बिकॉज हमारे जो स्टील के प्लांट हैं वो इनको आयरन और कोल की जरूरत होती है, हमारे जो एनर्जी है उनको भी कोल की जरूरत होती है। और दूसरा ललित जी, जैसे अभी आप एक्विजिशंस की बात भी बोल रहे थे, कुछ आपने रिसेंट जो एक्विजिशंस किए हैं सिकल और लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटी से, तो वहाँ से मेरे को ये बता पाएंगे आपका रेवेन्यू में स्केल अप कितना होगा? ये जो फुजेरा का जो टर्मिनल है, मैं उसके बारे में आपको बताऊं कि फुजेरा वर्ल्ड का दूसरा बड़ा बंकरिंग का हब है। सिंगापुर के बाद में फुजेरा का नाम आता है। तो वहाँ पे ये हमारे जो टैंक फार्म्स हैं, वहाँ बहुत बड़ा टैंक फार्म्स का बाजार है, एक तरह की वो एक मंडी है। तो वहाँ पे ये हमने एक टर्मिनल जस्ट एक्वायर किया है। तो ये 465,000 क्यूबिक मीटर का है, तो काफी अच्छी साइज का ये टैंक फार्म है। तो यहाँ पे हम लोग ने $187 मिलियन की लागत से इसको लिया है। और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि साथ में काफी लैंड अवेलेबल है, जो हम लैंड लेके इसमें फर्दर हम स्केल कर सकते हैं। आज की डेट में भी वो 95% कैपेसिटी पे चल रहा है। काफी अच्छी डिमांड है अभी इन टैंकेज की। ज्यादा जगह अवेलेबल नहीं है, लैंड अवेलेबल नहीं है वहाँ पे, तो और ज्यादा टैंकेज लगने के चांसेस कम है। पर इस पर्टिकुलर के साथ में लैंड हमारे को मिल रही है, उस लैंड से हम फर्दर उसकी कैपेसिटी और बढ़ाएंगे। एक बार हमारे को काम का एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो हम रिप्लिका इंडिया में भी करेंगे। तो इंडिया में भी टैंकेज का जो काम है वो यहाँ के एक्सपीरियंस से हम लोग इंडिया में भी लाने का कोशिश करेंगे। तो इसके अंदर हमारे को 20 से 22 मिलियन डॉलर की वहाँ पे जो आज की डेट में अर्निंग्स हो रही है, बिट्टा हो रहा है, तो इसको हम स्केल अप करके और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। राइट संजय साहब, ये बताइए कि आप खुद भी करीब 5500 करोड़ कैश पे से बैठे हुए हैं, क्या कुछ एक्विजिशन आगे लाइंड अप है? इस कैश डिप्लॉयमेंट का क्या प्लान है? हाँ, कैश तो हमारा जैसे आईपीओ का पैसा आने के बाद में अभी आज की डेट में कैश तो हमारे पास में काफी अच्छा जमा हो गया है। 5,333 करोड़ का कैश हमारा 30 सितंबर को है टोटल कैश। उसके सामने ग्रॉस डेट है हमारे पास में 4,200 करोड़ के, फिर भी हम आज की डेट में नेट डेट निगेटिव में ही है। तो ये कैश के लिए जैसे अभी हमने ये एक्विजिशन किया, वो करीब 1500-1600 करोड़ रुपया इस एक्विजिशन में लगा। तो हम लोग ऐसे ही और भी अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। हम लोग जयगढ़ में एलपीजी टर्मिनल लगा रहे हैं, उसके अंदर करीब 850-900 करोड़ रुपया उसमें खर्चा होगा। हमारे जो कंटेनर टर्मिनल मैंगलोर में है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसकी हम कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो ये सब जो हमारे एग्जिस्टिंग जहाँ पे फैसिलिटीज है उनको बढ़ा रहे हैं। और दूसरा हम लोगों ने कुछ बिडिंग भी किया है, गवर्नमेंट के पोर्ट्स में हमारी 3 बिड्स सबमिट है। तो वो जैसे ही उनमें जो भी मालूम पड़ता है कि हमको कितना बिड हमको मिलता है, तो उस हिसाब से वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो इस तरह से हम लोग हमारी ग्रोथ को आगे बढ़ाते रहेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सांघवी समय देने के लिए, नंबर्स के बाद ये रिएक्शन इनसाइट्स शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक खास इंटरेक्शन जो हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया ने जेफरीज के क्रिस वुड के साथ की थी, वो पूरी कॉन्वर्सेशन तो इंग्लिश में थी, लेकिन उसके टॉप टेकअवेज हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्योंकि ये खबर काफ़ी ज़्यादा वेब पे भी थी और ये बात भी की जा रही थी कि अगर इंडिया में अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, अगर बीजेपी ही नहीं आती फुल फोर्स के साथ, तो क्या बाजार पर करेक्शन का एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो उन्होंने क्लियरली कई सारी बातें कही कि उनके पास कई सारे इंडियन स्टॉक्स हैं और काफ़ी बुलिश वो दिखाई दिए इस पूरी इंट्रैक्शन में। रियल एस्टेट स्पेस जो ऑलरेडी 15 ईयर हाई पे चल रहा है, उस स्पेस से उनके पास 4 स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो पे, और उनके हिसाब से एफआईज भी काफ़ी ओवरवेट हैं इंडियन इक्विटीज़ पर, और कई सारे मौके होंगे जिसे देखकर एफआईज वापस आएंगे। लेकिन अगर राजनीतिक कारणों के कारण भी चीन से विदेशी निवेश नहीं आ रहा है, तो ये तो सही कई सारी बातें हुई। लेकिन इस इंटरेक्शन के दौरान और इनफैक्ट इन पर्सन भी आप तो अजय से मिलके आए थे, बाजार को जो एक थोड़ी सी वरी सी जैसे दिखी, या फिर एक स्टेटमेंट तो थी देखिए कि बाजार 25% तक करेक्ट हो सकता है अगर पॉलिटिकली उस तरह की गवर्नमेंट, मतलब उस फोर्स के साथ अगर बीजेपी नहीं आती है। जी हाँ, ये काफी बड़ी हेडलाइन बनी। क्रिस वुड ने जो पिछले हफ्ते कहा कि इंडियन मार्केट 25% गिर सकता है अगर मोदी जी वापस लौट के नहीं आते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये सबसे पहले 2013 में बुलिश हो गए थे जेफरी, उस समय सीएलएसए में काम करते थे। तो ये एक्चुअली पॉलिटिकल लीडरशिप
और पॉलिसी मेकिंग का असर मार्केट पे क्या होता है, क्रिसवुड बहुत अच्छी तरह ट्रैक करते हैं। सिर्फ इंडियन मार्केट नहीं, वो दुनिया भर के बाजार ट्रैक करते हैं। और पॉलिटिकल लीडरशिप का असर तो होता है सेंटिमेंट पे शॉर्ट टर्म में। तो उन्होंने ये बात कही, लेकिन लोगों ने इस बात का असर नेगेटिवली ले लिया। इसका एक सेकेंड पार्ट भी है। उन्होंने कहा है कि अगर बाजार किसी भी कारण से, या तो करंट गवर्नमेंट उस हिसाब से नहीं आती है उतनी मजबूती से, या फिर कुछ और हो जाता है, नहीं आते, हार जाते हैं, इंडिया जो अलायंस है उस पर कॉम्पिटिशन मिलता है और उसके से बाजार घटता है बहुत जोर से, तो वो अगेन एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगी 25% अगर बाजार घटे लेने की। क्योंकि इनका ये मानना है, मैंने इस बात पे काफी पूछा उनसे, हमारे उनसे उनके साथ डिनर करने भी गए थे। उन्होंने कहा कि भाई इतना ज्यादा स्ट्रक्चरल काम हो गया है बाजार में इस समय कि उससे अंडन नहीं किया जा सकता, और इकोनॉमी में एक अंडरलाइन मोमेंटम इतना मजबूत है कि वो रिबाउंड कर जाएगा। इसलिए अगर कोई मौका आता है इतना बड़ा, तो उस मौके को छोड़े ना, वेस्ट ना करें। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स, वो तो अपना ग्रीड एंड फियर पोर्टफोलियो रन करते हैं, तो लेने वाला मौका रहेगा अगर इतनी जोर से घटता है। तो ये एक बॉटम लाइन निकल के आई। तो इस फियर में बड़ी सी ग्रीड रखनी चाहिए और अच्छे अच्छे स्टॉक्स पिक करने चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो ये तो टॉप टेकअवेज थे इस पूरी बातचीत के। आप हमारे डिजिटल हैंडल पर भी टेकअवेज देख सकते हैं, और ऑफ कोर्स हमारे इंग्लिश चैनल पर तो आप पूरा इंटरेक्शन भी देख सकते हैं। लेकिन चलिए